नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। और स्टूडियो में हमारे साथ तीन मेहमान मौजूद हैं, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी, समीर चौगांवकर जी। बहुत स्वागत है सर आप सभी का। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी प्रोग्राम में पहुंचने वाले हैं। देखिए, कल से अब तक में देश की राजनीति की तस्वीर काफी हद तक बदल चुकी है, या आप कह सकते हैं पलट चुकी है। अभी तक जहां बीजेपी सरकार, केंद्र की सरकार थोड़ा डिफेंसिव पर दिखाई दे रही थी, चाहे वो पार्लियामेंट में अमित शाह जी के ना आने की बात हो, या 20 जुलाई को दिल्ली में नीट प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए पुलिस बल प्रयोग की बात हो, उस मुद्दे को लेकर के और एक दबाव बनाया हुआ था लगातार इस पर कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष के अन्य दलों ने। लेकिन कल से अब तक दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे ये सारा प्रेशर उठ करके विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब उल्टे बैनर पोस्टर आपको दिखाई देंगे। राहुल गांधी कहां हैं, राहुल गांधी भागो मत, भागना नहीं, डरो मत। और कल जिस तरीके से पहले सरकार ने राहुल गांधी की मांग मानते हुए ये कहा कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर जब चर्चा कराने के लिए भी तैयार है, और गृहमंत्री अमित शाह सदन में आएंगे और वो सारे विषय पर अपनी बात कहने के लिए भी तैयार हैं। राहुल गांधी ने कहा, हमें किसी भाषण में कोई दिलचस्पी नहीं है गृहमंत्री के, सीधे सीधे ये बताएं बल प्रयोग का आदेश किसने दिया था छात्रों के ऊपर। और बीजेपी ने उसके बाद कहा कि अब राहुल गांधी डर रहे हैं, राहुल गांधी भाग रहे हैं। तो ओनस अब राहुल गांधी पे आ गया है कि गृहमंत्री आने के लिए तैयार हैं सदन में, राहुल गांधी सुनने के लिए तैयार हो जाएं। दूसरा मुद्दा, चूंकि सारा का सारा इशू छात्रों का था और छात्रों पर बल प्रयोग का था, कल झारखंड में जिस तरीके से अंधेरा होने के बाद हेमंत सोरेन की सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कराया, उसके बाद वहां नारे लग रहे हैं राहुल गांधी झारखंड आओ। वहां भी दबाव अब राहुल गांधी पर बनाया जा रहा है। तो मैं आपको शुरुआत में जरा आज पार्लियामेंट की तस्वीर जो थी संसद परिसर की, वो आप देखिए कि कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के लोग अपने अपने नारे गढ़कर, अपने अपने पोस्टर बैनर छापकर आए हुए थे। और इस बार बीजेपी के पोस्टर्स पर, एनडीए के पोस्टर्स पर राहुल गांधी का नाम लिखा हुआ था। राहुल गांधी भागना मत, राहुल गांधी अब सुनो, गृहमंत्री अमित शाह को बुलाया था सदन में, वो आने के लिए तैयार हैं, अब भागना मत। दूसरी ओर आज कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के बैनर पोस्टर से अमित शाह जी की तस्वीरें कम हो गई, क्योंकि सरकार ने कह दिया कि वो आने के लिए तैयार हैं। तो वहां राम मंदिर का बैनर जो है वो ज्यादा बड़ा छापा गया था। तो वो तस्वीर आप जरा, दोनों तस्वीरें एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बयान प्रियंका गांधी का इस पर दिखाता हूं। ये देखिए, ये सत्ता पक्ष का बैनर है, गृह मंत्री की चर्चा से राहुल भागना मत। इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं, कल राहुल गांधी ने जिस तरीके से शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तू तड़ाक की भाषा, अब वो इस्तेमाल कर लेते हैं आमतौर पर, कुछ नया नहीं है, कल उन्होंने फिर इसी तरीके की भाषा में कहा कि अमित शाह में हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने खड़ा हो जाए, हमारे सामने खड़ा हो जाए वो आकर के। जब उन्होंने इस तरीके की भाषा की तो फिर जो लिहाज थोड़ा बहुत बीजेपी के पास करती थी वो बीजेपी ने भी छोड़ दिया। और जब नड्डा जी उसके बाद जवाब देने के लिए आए, एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया, तो नड्डा जी ने भी फिर उसी भाषा में कहा कि राहुल अब तुम भागना मत, आपसे तुम की यात्रा बीजेपी भी तय कर चुकी है। और वो उनके आप सब प्रवक्ताओं को, नेताओं को, मंत्रियों को सुनेंगे तो वो हैशटैग ही है उनको, उन्होंने चला रखा है, राहुल भागना मत। तो अब दो विषय हो गए, एक पार्लियामेंट का कि राहुल गांधी की 3 हफ्ते की मांग, गृहमंत्री सदन में आए जवाब दें, सरकार तैयार हो गई, गृहमंत्री तैयार हो गए, अब राहुल गांधी क्या चर्चा होने देंगे, सुनेंगे गृहमंत्री को, ये एक विषय है। और दूसरा छात्रों का विषय जो राहुल गांधी ने उठाया, अब झारखंड के छात्रों की मांग पर कि राहुल गांधी झारखंड जाएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि दिल्ली के प्रोटेस्ट में जितने लोगों ने समर्थन दिया हुआ था छात्रों को, वो सारे लोग अब क्या कर रहे हैं, चाहे वो ये कॉकरोच जनता पार्टी के सारे नेता हों जिसमें अभिजीत दीपके और वगैरह हैं, या अरविंद केजरीवाल जी हों, ये लोग सब क्या कर रहे हैं, इन्होंने झारखंड के मुद्दे पर क्या कहा, क्या बोला और क्या करने की तैयारी इनकी है। अब प्रियंका गांधी आई पार्लियामेंट में तो नारे लग रहे थे राहुल गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो। तो प्रियंका गांधी बगल से गुजर रही थी, एनडीए के सांसदों के, त्रिपाठी जी भी आ गए, त्रिपाठी जी स्वागत है आपको। तो प्रियंका जी से रहा नहीं गया, उनके भाई के खिलाफ नारे लग रहे थे। तो जो एनडीए के, बीजेपी के सर नेता नारे लगा रहे थे, वो उनके बगल में जाके 2 सेकंड रुकी और फिर उनसे कुछ कहा कि अरे राहुल गांधी ने तो झारखंड के, फिर शोर हो रहा था तो वर्ड्स उनके क्लियर नहीं थे कि क्या बोला उन्होंने। तो अपने भाई का बचाव कर रही थी झारखंड के स्टूडेंट्स के मुद्दे पर। तो वो कह करके निकल गई, और वो मुस्कुराते हुए, उनका वो तरीका है, वो अपनी बात सहज तरीके से कह करके निकल गई। तो जो सांसद बीजेपी के उनके बगल में, जिनकी बगल से वो गुजरी, फिर उनसे पूछा मीडिया ने कि प्रियंका गांधी क्या कह के गई आपसे। तो आप सुनिए जरा, प्रियंका गांधी क्या कैसे गुजरी वहां से, नेताओं के, बीजेपी नेताओं के बगल से, और बीजेपी के नेता ने क्या बताया। तो होने दो, मुझे क्या है।
बीजेपी माफी मांगने के लिए कह रही है। सर आपको लगता है मैम, लगता है क्या राहुल जी डर रहे हैं अमित शाह का? शर्म करो राहुल गांधी, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड झारखंड जाइए आप। झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड क्यों नहीं गए? राहुल गांधी हाँ तो होने दो, मुझे क्या है। बीजेपी माफी मांगने के लिए कह रही है। सर आपको लगता है मैम, लगता है क्या राहुल जी डर रहे हैं अमित शाह शर्म का? करो, शर्म करो राहुल गांधी, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड जाइए आप। छात्रों झारखंड क्यों नहीं गए? जो विपक्ष के नेता कूट कूट के भाग रहे थे, वो मुल्ला अखिलेश हो या झूठा ढोंगी केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो, वो लोग झारखंड जाने की क्यों हिम्मत नहीं करते? प्रियंका जी ने क्या कहा? प्रियंका जी ने मुझे कहा राहुल गांधी तो कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं गए? प्रियंका गांधी ने भी आपको कुछ बोल दिया? राहुल गांधी ने जो मैंने सुनाई दिया, राहुल गांधी प्रियंका जी बोले कि राहुल गांधी तो कर रहे हैं, मगर राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं गए? कौन तो फिर जॉब नहीं दिया, जॉब बिना दिए चले गई, क्योंकि वो झारखंड नहीं गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जाए। तो प्रियंका जी ने जो भी कहा राहुल गांधी के बचाव में कि राहुल गांधी तो उन्होंने तो बात किया, क्योंकि एक बार खबर आई थी कि राहुल गांधी ने फोन पर बात की थी झारखंड के स्टूडेंट से। अच्छा, कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि हम किसी भी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के ऊपर बल प्रयोग का समर्थन हम नहीं करते, हम एडवाइस भी नहीं करते। लेकिन राहुल जी तो सरकार में है ना, वहां पे कांग्रेस पार्टी सरकार में है, तो सलाह की, मशवरे की या उसकी निंदा की या कंडेम करने का तो सवाल ही नहीं है, आपको जवाब देना है। राहुल गांधी क्या सोचते हैं इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि गृहमंत्री क्या सोचते हैं इसमें हमको दिलचस्पी नहीं है, ये सेम उन पे भी लागू होता है, क्योंकि आप सरकार का हिस्सा हैं, वहां पर सरकार में शामिल है कांग्रेस पार्टी, तो आपको तो ये बताना है आप कर क्या रहे हैं उसके लिए। राहुल गांधी ने खैर उसका जवाब नहीं दिया। अभी ये प्रियंका जी वाली बात करें आप जरा, कल जो झारखंड में हुआ उस भी तस्वीर लगे हाथ, आप देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। कल रात को लाठीचार्ज हुआ और उस लाठीचार्ज के बाद, क्योंकि बहुत सारे हजारों की तादाद में छात्र विधानसभा तक तो पहुंच ही गए थे शाम तक, वहां तक जाते हुए 2-3 बार बीच में हल्का लाठीचार्ज किया था पुलिस ने, उससे ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया था। लेकिन जब वहां पहुंच गए, अंधेरा हो गया, तो फिर वहां से हटाने के लिए पुलिस ने सबको लाठी मार के भगाया। उसमें बहुत सारे लोग चोटिल हुए। ये भी आरोप लगे कि जो महिला प्रदर्शनकारी थी, छात्र थी, वहाँ कोई महिला पुलिस नहीं थी, तो पुलिस मेल पुलिस नहीं, जो है पुरुष पुलिस नहीं, उनको भी उठाया, घसीटा, डंडों से मारा, किसी का सर फूटा, किसी को कहीं चोट लगी। छात्रों ने कल नंगे बदन अपनी चोटों के निशान भी वहाँ पर दिखाए। और फिर ये देखिए इस तरीके से कल सलूक हुआ छात्रों के साथ। तो अब वाजिब है ये सवाल पूछना किसी का भी कि भाई दिल्ली में राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे पर इतने नरम दिल और इतने उनके मन में पीड़ा, और झारखंड में वही स्टूडेंट्स वैसा ही मुद्दा पेपर लीक का, नौकरी बेचे जाने का, और उस पर राहुल गांधी नहीं दिखाई देते उस तरीके से उत्तेजित। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि वहां उनकी सरकार है। अब वहां नारे लगाए साहब छात्रों ने, राहुल गांधी झारखंड आओ। स्टूडेंट्स ने मंच से नारे लगाए कि आप अगर जंतर मंतर जा सकते हैं तो फ्लाइट पकड़िए, यहां भी आइए, हमारे भी वही पीड़ा है। राहुल गांधी को कहो या तो जेएमएम का समर्थन करे या छात्रों का समर्थन करे। लेकिन हिलेगी नहीं। सभी लोग ट्वीट एंड कैंपेन करो, राहुल गांधी को बुलाया। झारखंड आओ, राहुल गांधी झारखंड आओ। तो पार्लियामेंट वाली बात आगे करेंगे। प्रियंका जी राहुल गांधी का बचाव कर रही हैं, झारखंड के स्टूडेंट उनको झारखंड बुला रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं हम अपनी सरकार को नसीहत नहीं देते ऐसी कि वो छात्रों पर बल प्रयोग करे। बताइए राहुल गांधी को क्या झारखंड जाना पड़ेगा त्रिपाठी जी? नहीं, वो झारखंड जाएं या न जाएं, लेकिन यहीं से लाठीचार्ज का आदेश दिलवा दिया, क्योंकि उनकी प्रेस वार्ता के बाद ही रात में दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है। और ये ठीक जिसको कहते हैं ना कि हर एक का एक तरीका होता है, तो आंदोलन से कांग्रेस ऐसे ही निपटती रही है। छात्र प्रदर्शन हो, कोई प्रदर्शन हो जाए, उसमें लाठी चार्ज हो जाए, ये मैं कोई बड़ी घटना मानता नहीं, बड़ा स्वाभाविक सा है। विधानसभा पे जा रहे थे तो ये होगा ही होगा। कल हम लोग इस शो में भी थे और लग रहा था कि अद्भुत है ये। मैंने तो ऐसा अनुशासन वाला, ऐसा संयमित, और झारखंड के वो जो छात्र हैं, वो जो आदिवासी नेता हैं, वो सब बहुत बधाई के पात्र हैं। वो देश दुनिया के लिए एक उदाहरण, एक रूल बुक दे रहे हैं। ऐसा आंदोलन कभी हमने नहीं देखा, क्योंकि एक समय के बाद जब 15-17 दिन हो जाते हैं और उसके बाद भी सरकार बहरी हो जाए, नहीं सुने, तो फिर तो कुछ न कुछ हो जाता है। फिर भी नहीं हुआ। लेकिन जो कुछ वहाँ रात में हुआ है, और मुझे लगता है कि सबने वो देखा ही होगा, जिस तरह से रात के अंधेरे में लड़कियों की पिटाई की गई,
वो लड़कियां जो चीख रही हैं, वो वीडियो शायद वो है तस्वीरें, वो लगा लीजिए। जिस तरह से वो लड़कियां चीख रही थी, उनके साथ जो कुछ बदसलूकी हुई है, कोई बचा नहीं है। और जब आप रात के अंधेरे में ऐसा कोई ऑपरेशन प्लान करते हैं, तो जो उसका सबसे बड़ा खतरा होता है, तो आपको पता नहीं होता है कि वो कितना घातक हो सकता है। क्योंकि दिन में लाठीचार्ज हुआ, कुछ लोग भागे, कुछ लोग हुआ, रात में आपको पता ही नहीं होता है। रात में हो सकता है कि पुलिस दिन की अपेक्षा हल्का बल प्रयोग भी करे तो भी उसका घातक परिणाम हो सकता है। यहां तो बहुत मतलब सलीके से, जिसको कहते हैं ना, वो पिटाई की गई। पिछले 5-7 दिनों से जिस तरह की साजिशें हेमंत सोरेन सरकार ने की है, वो अकल्पनीय है। ये इस तरह से कोई नहीं करता है। और अगर राहुल जी कह रहे हैं कि हम नहीं, तो पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं। क्या बातें ही नहीं हो पाती, या कोई कुछ नेटवर्क में इशू है? क्योंकि आमतौर पर धरना स्थल के आसपास तो नेटवर्क जैमिंग होती है, लेकिन मुख्यमंत्री आवास पर नेटवर्क नहीं लग रहा हो, विधानसभा में नेटवर्क नहीं लग रहा हो, ये हम पहली बार सुन रहे हैं। अभी तक समर्थन क्यों नहीं वापस लिया? अगर जरा सी भी छात्रों की चिंता है, दरअसल छात्रों की चिंता राहुल गांधी को न पहले थी न आज है। तब भी तो जो जिसको कह रहे थे कि जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा है, वो अपना लेके चले गए एक अलग से। अभी इस आंदोलन में भी वही किया। इस आंदोलन में छात्र जहां कर रहे थे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, तो उन्होंने क्या किया, एनएसयूआई के छात्रों को भेज के अलग से डील कराने की कोशिश की। छात्र नहीं माने, नहीं मानना था तो नहीं माने। जितने मामले सामने आ रहे हैं, अब तो वो साफ साफ दिख रहा है। जो ये खिंग्याते पकड़ा गया है, कहा जा रहा है 2 करोड़ की रिश्वत के मामले में पकड़ा गया। आप सारी टाइमलाइन देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये नीट वाला आंदोलन नहीं है भाई। ये आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ झारखंड के जो आदिवासी हैं, जो छात्र हैं, उनका गुस्सा है। 2 करोड़ की रिश्वत में आपने पकड़ा। वो कह रहे हैं कि 2 करोड़ की रिश्वत में तो मामले में पकड़ा है, तो भैया अभी कहां से 2 करोड़ की रिश्वत का मामला आ गया? यानी सीआईडी में 2 करोड़ की रिश्वत का मामला डाल के इसको रफा दफा करने की कोशिश है। वरना जो टीडीपीएल है, जिसको कहा गया कि उसने पैसे देके और लाइसेंस लिया है, वो तो खुला रेट कार्ड चला रही है। 20 लाख से लेकर 1.5 करोड़ के बीच में उसका हर नौकरी का रेट कार्ड है। किसी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप लोग समझ ही नहीं रहे, कैसे सीबीआई की जांच करते हैं। एक तो सीबीआई जांच करेंगे तो सीधा मुख्यमंत्री फंसेंगे, दूसरा पैसा कहां से वापस करें? ये जिन भर्तियों को कर दिया है, वो पैसा कहां से वापस करें? आप लोग फालतू की बात कर रहे हैं कि वापस कर ले। अरे भाई, ऊपर से नीचे तक पैसे लिए। अब जब इतना भ्रष्टाचार में आकंठ आप डूब गए हैं, तो वही होता है जो रात के अंधेरे में हुआ। और मैं फिर कह रहा हूं, आप किसी भी विधानसभा लोकसभा में कोई जाएगा तो लाठीचार्ज होता है, लेकिन रात के अंधेरे में तय करके पुलिस घेराबंदी करके इस तरह का बर्बर व्यवहार, ये लोकतंत्र में काले धब्बे के तौर पर है। और मैं फिर कह रहा हूं, लोकसभा विधानसभा पहुंचने वालों को रोकना ही पड़े। कल हम लोग इस तरह की बात नहीं कर रहे थे। कल दिख रहा था कि वो दोनों रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये शर्मसार करने वाला है, और राहुल गांधी इसमें पूरी तरह से शामिल है, वरना सरकार से बाहर हो गए होते। आपको बता देते हैं कि क्योंकि उस जांच में क्या हो रहा है और छात्रों की मांग क्या है, तो छात्र मांग कर रहे थे सीबीआई जांच की, और एक और परीक्षा जो सीजीएल परीक्षा थी उसको भी रद्द करने की। तो उस पर हेमंत सोरेन सरकार का कहना एक तो यह है कि भाई वो जो दूसरी परीक्षा है वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के तत्व के सुपरविजन में कराई गई है, तो उसको रद्द करने का हमारा राइट नहीं है, हमारे पास पावर्स नहीं है। एक बात तो ये। दूसरा, ईडी की एंट्री हो गई है, और ईडी ने कल एक और बड़ा काम करते हुए अलग अलग जितने प्रदेशों में पेपर लीक की जैसी घटनाएं हुई हैं, उसमें बहुत सारे बीजेपी शासित राज्य भी हैं, सब में जांच खोलने का ऐलान कर दिया है कि अब हम केवल एक प्रदेश की, कि बीजेपी का प्रदेश या अपोजिशन का प्रदेश, ये देख के जांच नहीं करेंगे, हम सारे प्रदेशों में इसकी जांच करेंगे। हेमंत सोरेन ने भी कल एक लंबा पोस्ट किया छात्रों के प्रदर्शन पर। उन्होंने कहा कि छात्रों ने बड़ा शांतिपूर्ण और बड़ा संयम से अभी तक व्यवहार किया है, आंदोलन करना उनका अधिकार है, लेकिन वो विपक्ष के, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, नैरेटिव, विपक्ष के नैरेटिव का हिस्सा न बने या उनकी साजिश का हिस्सा न बने। आपके बीच में ऐसे तत्व आ गए हैं या शामिल होना चाहते हैं जो आपके इस आंदोलन को कमजोर करेंगे। यही बात पुलिस ने कही, यही बात वहां की डीएम ने कही रांची के, कि इनके बीच में असामाजिक तत्व आ गए थे, उन्होंने पुलिस वालों को मारा, हमारे पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, ये बात भी उन्होंने कही। और जहां तक ये जो ख्यांगते जी वाली आप बात कर रहे थे, ख्यांगते को, अब ख्यांगते छोटा आदमी नहीं है, ख्यांगते आईएएस अफसर, मुख्य सचिव रह चुका है जो व्यक्ति झारखंड का, और वो जेपीएससी का पूर्व चेयरमैन, और उस व्यक्ति को किंग पिन बताने की कोशिश की जा रही है कि इसी व्यक्ति ने जो कहा कि 2 करोड़ रुपए रिश्वत ली, इसी व्यक्ति ने वो जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी टीडीपीएल, उसी को एग्जाम कराने के ठेके दिए, इसी व्यक्ति को हर नौकरी जो बेची जाती थी उसका 1% कट के तौर पर मिलता था। तो सब कुछ ख्यांगते को बनाने का प्रयास हो रहा है, और छात्र ये कह रहे हैं कि इसके तार ऊपर तक जाते हैं, और इसलिए हमको सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी के लिए तैयार नहीं है झारखंड सरकार किसी भी रूप में। अब बात अभी हम लोग ये कर रहे थे, क्या इसमें विपक्ष का दोहरा रवैया सामने आया? राहुल गांधी को छात्र बोला, मैंने तो किसी को ये भी सुना, कह रहे थे कि भाई छात्रों को राहुल गांधी क्यों याद आ गए, वो हेमंत सोरेन से मांग कर रहे थे, तो अगर वो कह रहे हैं राहुल गांधी झारखंड आओ, ये नारे लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें बीजेपी वाले आ गए। सर,
बीजेपी वाले आ गए हो तो भी मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, मैं तो कभी भी राजनीतिक दलों के खिलाफ नहीं हूँ। यदि छात्र आंदोलन में भी राजनीति आते, बहुत सारे लोग यहाँ पर चर्चा दिल्ली में करते थी रहते ना हैं। आम आदमी पार्टी, हाँ, भीम तो आर्मी, सब, मैं तब भी समर्थन कर रहा था, कोई भी हो बल्कि मैं उनकी जिम्मेदारी समझता हूँ कि यदि कोई छात्र आंदोलन कर रहा है, किसान आंदोलन कर रहा है या कोई और आंदोलन कर रहा है, तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को उनका साथ देना चाहिए। यदि वो समझते हैं सही है तो, नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे। तो वहाँ पर ये बात है। एक तो मैं ये देख रहा था, हेमंत सोरेन साहब का आपने पोस्ट का जिक्र किया, मैं ये देखा कि क्या सरकारों का कोई टूल किट होता है क्या? सब सरकारें एक ही तरह की पोस्ट करती हैं, असामाजिक तत्व शामिल हुए, सरकार ये काम कर रही है, राजनीतिक हो गया है आंदोलन, राजनीतिक दल कर रहे हैं, सबके सब लोग एक ही तरह से पोस्ट होता है कि डीपीआर सबका एक काम करता है। तो वो बिहेवियर है, और सरकारें सभी एक तरह से रहती हैं कि जब तक कि बहुत दबाव ना हो जाए तब तक वो चिंता नहीं करती, जो अभी यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है हेमंत सोरेन साहब पर भी। हालांकि मुझे लग रहा है कि वो दबाव बहुत बन गया है, उनको मानना ही पड़ेगा देर सवेर कुछ बातों को। कांग्रेस जो है वो अपना काम कर रही है, उनका वो सरकार में शामिल है, ये दबाव बनाया जा सकता है कि भाई उनको साथ दें, उनका विड्रॉ करें, सपोर्ट विड्रॉ करें। तो एनडीए के 28 दलों में से कितने ने विड्रॉ किया था जब दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ? और सरसंघचालक जैसे बोले तो संघ को तो अलग ही हो जाना चाहिए था बीजेपी से। ठीक बात है। तो बोलना और करना, सरकारों से कौन अलग हो रहा है और कौन नहीं अलग हो रहा है, तो ये जैसे तोहमत हम एनडीए की और बाकी दलों को देंगे कि उन्होंने भी छात्रों के मुद्दे पर लिप सर्विस की, तो फिर राहुल गांधी के लिए भी यही कहेंगे लिप सर्विस है कि वो तो सभी लोग, वही मैं कह रहा हूँ, लिप सर्विस है। जब तक वो नहीं कर रहे, वो राहुल गांधी कह रहे, भाई मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी को मैं हेमंत सोरेन से बड़ा नेता मानता हूँ इस गठबंधन में, भले ही वो छोटी पार्टी हो। तो वो उनको आदेश नहीं तो कम से कम इतना दबाव तो बना सकते थे कि इस आंदोलन पर कुछ फैसला सरकार करे, और अगर ऐसा नहीं कर पा रही तो उनके लिए भी एक वो बड़ा सवाल है उनकी राजनीति को लेकर, और उसको कह सकते हैं कि लिप सर्विस। हालांकि राहुल गांधी जिस किस्म से आजकल जैसी राजनीति करते हैं, मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर वो झारखंड चले जाएं, और उनको चले जा सकते हैं, वो चले जाएं, अच्छी ही बात है ना कि चले जाएं, उसमें कौन सा फर्क पड़ रहा है। वैसे कांग्रेस ने कल से ये स्टैंड ले रखा है कि भाई ये जो हुआ वो उसके साथ नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा की जरूरत है कांग्रेस पार्टी से और खासतौर से राहुल गांधी से। लेकिन सभी पार्टियां ऐसे ही बिहेव करती हैं, जहां अपनी सरकार हो वहां पर तो वो चुप रहते हैं, दूसरों की सरकार हो तो आप उस पर बात करते हैं। राहुल गांधी को वो बुला रहे हैं तो जाहिर है कि बीजेपी के लोग वहां पर होंगे। छात्रों को क्या जरूरत, छात्रों को तो हेमंत सोरेन से बात करनी चाहिए ना। तो लेकिन मैं तो इसके खिलाफ ही नहीं हूं कि पॉलिटिकल पार्टी यदि किसी आंदोलन को सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं। पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने निरंतर अपने आचरण से यह साबित किया है कि वो किसी भी प्रकार की सार्थक चर्चा सदन में नहीं चाहते। लगातार उन्होंने अपनी डिमांड बदली है, एक के बाद एक। पहले उन्होंने यह कहा कि नीट की परीक्षा को लेकर नियम में बदलाव होना चाहिए, वो मान लिया गया। कठोर कानून बनने चाहिए, छात्रों की मांग थी, वो मान लिया गया। कैबिनेट में भी प्रस्ताव पारित हुआ और नया बिल भी बन गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए, वह भी मान लिया गया। केसेस हटने की बात हुई, वह भी मान लिया गया। हर बार वो एक नई डिमांड लेकर खड़े हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी आकर सदन में बयान दें। अब जब सरकार सदन में बयान देने को तैयार है, गृह मंत्री जी सदन में बयान देने को तैयार हैं, उसके बाद सदन क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है? हम कांग्रेस पार्टी से यह साफ पूछना चाहते हैं कि हर कदम के ऊपर आप अपनी एक नई डिमांड खड़ी कर रहे हैं, और जब वो चीज पूरी कर ली जाती है उसके बाद भी आप सदन को नहीं चलने दे रहे हैं। और इससे पूर्व भी सदन में ऐसे अनेक अवसर रहे हैं कि जब अंतिम जवाब दिया जाता है किसी भी विधेयक पर, तो सदन में ऐसे अनेक अवसर रहे हैं कि जब अंतिम जवाब दिया जाता है किसी भी विधेयक पर, तो कांग्रेस पार्टी भाग खड़ी होती है। अभी आपने देखा कि अनफेयर मींस एग्जामिनेशन में प्रयोग होने वाले इस विधेयक पे भी अंत में वो भाग खड़े हुए राज्यसभा में। वहां से लेके कितने ही ऐसे बिल थे जिनके के ऊपर, मतलब वहां से शुरू करिए, जब अविश्वास प्रस्ताव आया था पिछले में, प्रधानमंत्री जी का जवाब नहीं सुना, भाग खड़े हुए। मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री जी का जवाब नहीं सुना, भाग खड़े हुए। तो आज हम
कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से कहना चाहते हैं, गृह मंत्री जी सदन में आकर हर विषय का बिंदुवार उत्तर देने को तैयार हैं, आप भागिए मत। बहुत स्पष्ट रूप से हम यह कहना चाहते हैं, आप सदन से भागिए मत। और इस समय विशेषकर जिस प्रकार का आचरण राहुल गांधी दिखा रहे हैं, उनके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि होंगे राजे राजकुंवर ये बिगड़े दिल शहजादे, और एचएम पीएम जब जब बोले तब ये सदन से भागे। तो अब मैं कहना चाहता हूं, कई बार आपका इतिहास है भागने का, हम आपको चुनौती देते हैं, आप डरिए मत, भागिए मत और सुनिए। सदन में आपको सुनना चाहिए और रांची में जाना चाहिए, मगर रांची जा नहीं रहे, सदन में सुन नहीं रहे। रांची में छात्रों के साथ अनुशासित, मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो पूर्णतः गैर राजनीतिक आधार पर अपनी सामान्य समुचित मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, उसके ऊपर जहां भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड बंद का आज आह्वान किया है, वहीं राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद हैं। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि उनके कान में लेफ्ट साइड के जो ईयरफोन है वो दोनों तरफ लगे हुए हैं, और उसकी ट्यूनिंग जो एब्रॉड से होती है, इतनी लाउड ट्यूनिंग हो रही है कि रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं पड़ती है। दोनों बातें सुधांशु त्रिवेदी कर रहे थे कि सदन में मांग रहे थे वो जवाब गृहमंत्री का, तो वो तैयार हैं, तो अब राहुल गांधी भाग रहे हैं। और झारखंड के छात्रों की बात सुनाई नहीं देती, क्योंकि लेफ्ट साइड के मतलब कम्युनिस्टों के स्पीकर लगे हुए दोनों कानों में, तो इसलिए झारखंड के स्टूडेंट्स की चीखें जो हैं वो उनको सुनाई नहीं दे रही हैं। समीर जी, राहुल गांधी थोड़ा दबाव में है, निश्चित रूप से दबाव में, और राहुल गांधी को अब समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा जवाब कैसे दे। जिस तरीके से जंतर मंतर मामले को उन्होंने पूरी तरीके से उठाने की कोशिश की थी, उसका राजनीतिक लाभ लेने की जो राहुल गांधी ने कोशिश की थी, राहुल गांधी को उम्मीद नहीं थी कि जंतर मंतर का आंदोलन जब तक निपटेगा तब तक झारखंड में उनके लिए गले में घंटी बन जाएगी। और झारखंड का होता ही अब वो एक जिसे कहते हैं ना पीछा छुड़ाना, वो कोशिश करते हैं कि ट्विटर पे कुछ लिख दो, वो ये कह देते हैं कि भाई हमने तो उसका समर्थन नहीं किया, छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, उसका हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ये कहीं भी कहने की स्थिति में नहीं है कि मैंने हेमंत सोरेन को फ़ोन किया और कहा कि छात्रों पर एक भी लाठी चलेगी, और आपने 48 घंटे के अंदर या 72 घंटे के अंदर छात्रों की बातें नहीं मानी तो मैं समर्थन वापस ले लूंगा। हमारे जो मंत्री है वो इस्तीफा देकर सरकार से बाहर हो जाएंगे। तो कांग्रेस के रणनीतिकारों की गलती है, इनको आभास होना चाहिए था कि झारखंड में क्या माहौल बन रहा है। नहीं तो राहुल गांधी को भी तो दिख रहा था, ये राहुल गांधी को भी दिख रहा था। राहुल गांधी ये कह देते कि भाई मैंने अपने मंत्रियों से बोला है कि 48 घंटे में अगर नहीं होगा हम सरकार से बाहर हो जाएंगे, ऐसी भ्रष्ट सरकार के साथ हम किसी भी तरह का से सत्ता में शामिल नहीं हो सकते। राहुल गांधी कह देते तो राहुल गांधी का नैतिक कद बड़ा होता, राहुल गांधी झारखंड चले जाते, एक सरकार अपनी दांव पे लगा देते, तो राहुल गांधी पूरे नैतिकता के लिए सर 4-5 सरकारें उसमें से एक छोड़ दें, आप भी ऐसी बात कर रहे हैं तो छोड़ देना सर, क्या फर्क पड़ता है भाई, में से ना छोड़े, 4 में से बड़े गोल के लिए छोटे कॉम्प्रोमाइज किए जाते हैं ना। आपको 5 राज्यों के चुनाव में जाना है, राहुल गांधी कह देते हैं कि भाई मैं झारखंड की सरकार को दांव पे लगाने के तैयार हूं, और युवाओं का भविष्य मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं इसके लिए तैयार हूं। इस तरीके से राहुल गांधी ने जो व्यवहार किया झारखंड को लेके, राहुल गांधी का पूरा एक्सपोज हो गए कि इसके अंदर ये सिर्फ राजनीति देख रहे थे। कल रात को इतनी बर्बर तरीके से छात्रों को वहां पीटा गया, रात में जिस तरीके से उनके साथ मारपीट हुई छात्रों के साथ, कईयों के फ्रैक्चर हुए, कई के सर फूटे हैं, कई अभी तक वहां पर व्हील चेयर पर उनको ले जाया गया, किसको स्ट्रेचर के अंदर ले जाया गया, अस्पताल के अंदर भर्ती है। वो महतो की पिटाई की जो बेटा हुआ था वहां पर उसको पीटा गया है। क्या राहुल गांधी ने एक बार भी किसी छात्र नेता से फोन पर बात की? क्या राहुल गांधी ने कहा कि मैं इसकी भर्त्सना करता हूं? कल राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कैविएट भी लगाया ना, शांतिपूर्ण छात्रों के ऊपर प्रदर्शन, तो दिल्ली में तो कभी नहीं कहा गया कि शांतिपूर्ण छात्र की मतलब इस वजह से हम कह रहे हैं क्योंकि वो शांतिपूर्ण छात्र थे इसलिए मारा गया। दिल्ली में तो पुलिस वाले पिट रहे थे तो दिख ही रहे थे सर दिल्ली। और अब बार बार आप कहते हैं, फिर मैं कहूंगा विजय जी नाराज हो जाएंगे, दूसरे लोग भी नाराज हो सकते हैं। सर भाई, ये दोनों आंदोलन सर एक जैसा नहीं है, आप लोग एक सांस में पता नहीं कैसे बोल देते हैं। राहुल जी ने कैविएट लगाया। राहुल जी तो बेईमानी पे आमादा है। आखिर विजय जी ने बोल दिया ना कि राहुल जी भी वही कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल कर रहे थे, कह दिया ना विजय जी ने राहुल को बेईमान कह दिया। से थोड़ी फर्क पड़ रहा है। विजय जी ने राहुल को बेईमान कह दिया, अभी तो कहा, उन्होंने कहा भाई एनडीए वाले भी नहीं त्यागपत्र दे रहे थे, तो राहुल बेईमान हो गए ना।
मैं यही तो, एक तो मैं इस पे बड़ा सख्त ऐतराज जताता हूं, तिलचट्टों के आंदोलन से इन बच्चों के आंदोलन को, छात्रों के आंदोलन को मत तुलना कीजिए। हम ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स, सर अपोजिशन की पॉलिटिक्स में दिक्कत नहीं, मैं तो उसको पहले भी कहता रहा हूं, मैं भी उसको मानता हूं अपोजिशन, लेकिन उस आंदोलन में जो कुछ हुआ, दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, जितनी तरह की गंदगी थी, जो जो गालियां देश नहीं जानता था जान गया, लड़कियों को मुंह छिपाना पड़ा, ऐसा उनको किया, उनको बहलाया फुसला गया, वहां ये सब नहीं किया गया। आप उसकी तुलना बार बार कर रहे हैं, उन बच्चों का अपमान है जंतर मंतर से उनकी तुलना कर रहे हैं। टेबल्स आर टर्न्ड। देखिए, राजनीति में मुश्किल है, राहुल गांधी के लिए भाई बिल्कुल मुश्किल है कि वो जो है अब ये सोच नहीं पा रहे हैं कि वो अपनी सरकार के साथ खड़े हों या फिर अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़े हों। दिक्कत देखिए, राजनीति एक तरफ है, मुद्दे एक तरफ है। मुद्दे तो ये है ना कि भाई आप आज जो स्थिति है अनएम्प्लॉयमेंट की वो 5.5% है। मुद्दे तो ये है ना कि ग्रेजुएट अगर 25 साल के देखे जाए तो 40% ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है। ये तो तथ्य है ना, आपकी सरकार ने दिए हो ना, केंद्र सरकार ने, ये तथ्य हैं। तो आपको ये रिजॉल्व करना है। जहां तक बात है झारखंड में जो लाठीचार्ज हुआ, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। मैं कहता हूं कि स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए, बातचीत से इसे सुलझाना चाहिए था, जैसा कि मैं जंतर मंतर के लिए भी मानता हूं कि बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया आपने। आपको अपनी सत्ता पे बहुत गर्व है, आप बहुत अहम के साथ ये सब चीज़ें करते हैं, तो मुझे लगता है ये मामला बहुत आगे जाएगा और स्टूडेंट्स की मांगें जो हैं आपको पूरी करनी ही पड़ेंगी। यहाँ पे यूथ की मांगें पूरी करनी हेमंत सोरेन को झुकना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि मुझे थोड़ा सा ये भी लगता है कि बीजेपी राहुल गांधी पे कॉन्सेंट्रेट कर रही है, हेमंत सोरेन पे करना है ना। यहाँ हेमंत सोरेन के पास गृह मंत्रालय है, उन्होंने बोला होगा लाठीचार्ज करें, उन्हीं के पास है ना। तो हेमंत सोरेन को टारगेट करने की जगह आप राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, राहुल गांधी की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी हेमंत सोरेन की है ना। ये तो नहीं कह रहे कि, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहा था, कहा कि हेमंत सोरेन जो है इस्तीफा दें, हेमंत सोरेन की सरकार जाए। तो राजनीति आपकी तरफ से भी, ऐसा नहीं है कि आप राजनीति, आप भी स्टूडेंट्स के साथ नहीं खड़े हैं, आप भी स्टूडेंट्स की बातें नहीं कर रहे हैं। अरे इनको तो घेरा गया तो इसीलिए ये बोल रहे हैं। अब आपके आप नहीं, पर मैं ये कह रहा हूं मुद्दा तो स्टूडेंट्स है ना, जिम्मेदार तो सरकार मुद्दा तो स्टूडेंट्स है ना, मुद्दा तो ये नहीं है ना, आपके राजनीति मुद्दा नहीं है ना, तो वो नहीं आप कर रहे हैं। आप राजनीति करना चाहते हैं, ठीक है, वो लोगों को भी समझ आता है कि आप राजनीति। नहीं सर, अब इतना भी सिंपल नहीं है। 3 हफ्ते से जिस मुद्दे पर राहुल गांधी नहीं चलने दे रहे पार्लियामेंट, तो इतना आसान नहीं है ना कि आप राहुल गांधी से कुछ पूछिए ही मत। नहीं पूछिए ना। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं दिल्ली में गृह मंत्री को कैसे नहीं पता था, तो राहुल गांधी को पूछना चाहिए कौन है गृह मंत्री झारखंड का, पूछिए सर। आप ये भी पूछिए ना कि भैया हेमंत सोरेन ने ये जो लाठीचार्ज करवाया उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है। राहुल से कोई सवाल नहीं क्यों ना पूछे राहुल गांधी? नहीं, राहुल से कोई पूछ ही नहीं रहा है। राहुल कह रहे हैं कि हम छात्रों के लिए चिंतित है, लोग पूछ रहे जब छात्रों की चिंता है तो तुम कहां हो? राहुल से कौन सवाल पूछे? अच्छा चले, राहुल से सवाल यह पूछा जा रहा है कि तुम छात्रों की चिंता में कहां शामिल हो? तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वहां लाठियां चली है रात में, कहां हो? तुम्हारी सरकार में साझेदारी है, तुम उससे अब तक बाहर क्यों नहीं आए, ये बताओ। पहले खबर आपको बता दूं जो इस वक्त आ रही है। शुभेंदु अधिकारी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उनके हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है कोलाघाट में। खराब मौसम की वजह से उनकी हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी हालात में लैंड करना पड़ा है। इसकी तस्वीरें आप देखिए, एक मैदान में उनके हेलीकॉप्टर को उतारा गया। खराब मौसम की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग हुई है उनके हेलीकॉप्टर की। तो गाड़ी को फॉर्च्यूनर एलो, पायलट एलो। कोलाघाट इलाका है जहां उनके हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ा खराब मौसम की वजह से। অন্য কেউ এসছে বোধহয়, তো গাড়ি করে এসছে, ফরচুনার এলো, পাইলট এলো। कल रांची में स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़ी गई, टीयर गैस चले। उसके बाद आज संसद का जो पूरा माहौल था वो भी पूरी तरीके से बदला हुआ था। ब्रेक से पहले भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि आज एनडीए के सांसद, बीजेपी के सांसद राहुल गांधी को ढूंढते हुए, राहुल गांधी झारखंड पर बोलो, राहुल गांधी अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं, भागो मत, ये नारे वहां पर लग रहे थे। अब सवाल ये कि अचानक कल सरकार ने ये जो पेशकश की कांग्रेस पार्टी के सामने, और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में बाकायदा ये कहा गया कि सरकार अब आप चर्चा के लिए तैयार है। जो मांग आप कर रहे थे 3 हफ्तों से, अब सरकार उस पर तैयार है और गृहमंत्री उसका पूरा विस्तार से जवाब भी देंगे। 20 जुलाई का जवाब भी वो देंगे। और हमें तो ये भी बताया गया कि अगर ये डर था अपोजिशन को कि कल चूंकि झारखंड का पूरा माहौल बना हुआ था, स्टूडेंट्स विधानसभा की तरफ मार्च कर रहे थे, तो उस पर ज़्यादा बात होती या उसको वो मौका मिल गया था सत्ता पक्ष को घेरने का, अपोजिशन को, तो इसलिए वो चर्चा जो है उसके लिए तैयार हुई। तो हमें ये भी बताया गया कि ये भी ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से कहा गया था कि
झारखंड की बात नहीं होगी ये भी कह दीजिएगा। हम केवल दिल्ली की बात करने के लिए तैयार हैं। होम मिनिस्टर दिल्ली की पूरी घटना पर जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन अब ऑपोजिशन भागे ना चर्चा से और वो सुने। अब आप सरकार से ये तो पूछ सकते हैं कि 3 हफ्ते के बाद क्यों अचानक आप इस मांग पर जागे, क्यों आपने, अगर ये करना ही था तो आप पहले 2 हफ्ते क्यों आपने जाया होने दिए संसद के। ठीक है, ये सवाल तो बनता है, लेकिन अभी ऑपोजिशन से पूछा जाएगा भाई यही तो आप मांग रहे थे, अब आपकी बात पूरी हो गई तो अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, अब क्या दिक्कत है। अब वो तैयार हैं, अगर सरकार तैयार है, आपकी मांग मान ली तो आप तो क्रेडिट लीजिए कि आपने सरकार को मजबूर किया कि आप जो चर्चा आप मांग रहे थे और गृह मंत्री के बयान की मांग आप कर रहे थे, वो उसके लिए हम तैयार हैं। अगर राहुल गांधी का इस पर स्टेटमेंट है तो हम सुनवा भी दें कल वाला। राहुल गांधी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि हम गृह मंत्री के भाषण में इंटरेस्टेड नहीं है, हमें नहीं सुनना कि होम मिनिस्टर तमाम विषयों पर क्या कहना चाहते हैं, वो शिक्षा को लेकर क्या उनकी सोच है इसमें भी हम इंटरेस्टेड नहीं है, हमें तो बस पॉइंटेड ये बता दें 20 जुलाई को छात्रों पर बल प्रयोग का आदेश किसने दिया, और होम मिनिस्टर ने नहीं दिया तो फिर उनको ये मालूम था कि नहीं मालूम था। और 2 उसमें मांगे और जोड़ दी उन्होंने कि इसके लिए सरकार माफी मांगे, प्रधानमंत्री माफी मांगे और प्रधानमंत्री राम मंदिर चंदा चोरी पर आकर स्टेटमेंट दें। और उन्होंने कहा तीनों मांगे हमारी नॉन नेगोशिएबल हैं। इसी को बीजेपी कह रही है कि गोल पोस्ट मत बदलो, पहले एक मांग और अब एक मांग की 3 मांग जो है वो उन्होंने कर दी। राहुल गांधी का अगर बयान है तो बता दीजिए, तो उसको एक बार दिखा दें। चलें, तो अब सवाल यह है कि सरकार 3 हफ्ते बाद सही, लेकिन मांग मान रही है विपक्ष की। अब सरकार कह रही है कि राहुल गांधी सुने, राहुल गांधी भागो मत। बिल्कुल मानना ही चाहिए राहुल गांधी को भी कि भी सदन में। लेकिन एक बात मुझे अभी समझ आई, भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिख रहा था और ओवरऑल जो डेवलपमेंट हुए, इससे मुझे समझ आ रहा है कि सरकार आज से पहले पिछले 12 साल में इतने दबाव में नहीं थी। और जो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, जो 4 पॉइंट्स गिनाए गए, वो 4 पॉइंट ये बता रहे थे कि सरकार ने दबाव में फैसले किए, चाहे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, नीट के पेपर के लिए कड़ा कानून बनाने की बात हो, और आज तमाम दबाव के बाद अमित शाह का जवाब देने के लिए तैयार हो गई वो सरकार। किन कारणों से हुई नहीं हुई वो अलग मुद्दा है। दूसरा ये जो हो रहा है, ये भी पहली बार मैं देख रहा हूं कि सरकारी पक्ष, सत्ता पक्ष के लोग प्रदर्शन कर रहे हो। ये भी उस पर साफ दिखाई दे रहा है कि विपक्ष का दबाव इतना बन गया कि उसके जवाब के लिए आपको हाउस के बाहर प्रदर्शन करना पड़ा। ऐसा आमतौर पर नहीं होता कि सत्ता पक्ष के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। टिट फॉर टैट है ना। हाँ, जो भी है टिट फॉर टैट, मैं कोई उसमें विरोध नहीं कर रहा, मैं तो एक उसका एनालाइज कर रहा हूँ कि सरकार इस बारे में दबाव में दिख रही है। अब दूसरी बात, मैं इस बात पर हमेशा ही जोर देता हूँ कि संसद में बहस होनी चाहिए। और राहुल जी को अब मतलब ये कहने की जरूरत नहीं, जो कहा वो तो पॉलिटिकल है, भागना मत और नहीं भागूंगा और भागना, लेकिन उनको सदन में आना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए। और मैं इससे भी सहमत नहीं हूँ कि जो राहुल जी कह रहे हैं कि केवल हमें अमित शाह जी का जवाब 20 जुलाई पर चाहिए। तो होता नहीं ऐसा क्यों करना है? आप सारी बातों पर चर्चा करने के लिए तैयार हो। मैं तो झारखंड पर भी चर्चा हो तो हो, और बल्कि जो हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे हम सभी लोग कि भाई शिक्षा पर यदि सरकार बोलना चाहती है तो वो तो ज़्यादा बड़ा इशू है। उस पर एक बार जो नीट की परीक्षा के जो पेपर को कड़ा कानून बनाया उस समय जो चर्चा नहीं हुई, आज यदि फिर मौका मिला है तो एजुकेशन रिफॉर्म पर, एजुकेशन सिस्टम पर बात हो, इसमें क्या परेशानी है? मैं इस बात से सहमत नहीं। राहुल गांधी ने बड़ा टका सा जवाब दे दिया, जो भी दिया हम उनके भाषण में वो उनका होगा, मैं तो कह रहा हूं मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं कहता हूं कि आपको रिटर्न अपॉलॉजी, वो तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमको रिटर्न अपॉलॉजी चाहिए। वो ठीक है, वो उनकी मांग है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि संसद में बहस होनी चाहिए। और केवल इसी पर क्यों चर्चा हो, 20 जुलाई की घटना पर, झारखंड पर भी चर्चा हो और कहीं की भी हो, और यदि एजुकेशन पर चर्चा हो रही है वो तो सबसे बेहतर है। और राहुल जी को और विपक्ष को भी उस बहस में हिस्सा लेना चाहिए। भागने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना कि क्यों भागना है, क्यों, मतलब ये तो कोई पार्लियामेंट्री बिहेवियर नहीं है। सेंस नहीं है कि ऑपोजिशन इस पार्लियामेंट्री बिहेवियर नहीं। ये वो कहे कि भाई 3 मंत्री को जवाब ना दे, ये कहें, वो आकर भी कहें कि 3 हफ्ते बाद जवाब क्यों दे रहे हैं। जो बात आप कह रहे थे वो प्रियंका गांधी ने जिक्र किया इसका, तो उन्होंने कहा मैं पहली बार देख रही हूं कि सत्ता पक्ष जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है। सर अंदर कर रहा है क्या, बाहर कर रहा है ना? देख लेंगे सर। राहुल प्रियंका गांधी का बयान सुना। पक्ष कह रहा है कि पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया इनको। अब आए स्टेटमेंट दें। प्रियंका जी स्टेटमेंट के लिए तो वो तैयार हैं और आपने मजबूर कर दिया। आप तो कह रहे हैं कि आपने मजबूर कर लिया सरकार को दबाव बना करके कि वो गृह मंत्री का स्टेटमेंट करा रहे हैं। अब आप विजयी मुद्रा में आइए पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस पार्टी और कहे कि हाँ आप सुनने के लिए तैयार हैं गृह मंत्री को। आइए गृह मंत्री जी अपनी बात आप कहिए और फिर आप गृह मंत्री से सवाल पूछिए। अच्छी बहस होनी चाहिए सभी। राहुल गांधी का कहीं भी इंटरेस्ट नहीं है कि गृह मंत्री आकर बयान दे।
राहुल गांधी का इंटरेस्ट है कि किसी भी तरीके से अराजकता का माहौल हो और पार्लियामेंट का सेशन ना चले। जब गृह मंत्री आकर बयान देने को तैयार है तो आप बयान सुनिए ना, उसके अंदर गृह मंत्री कहेंगे कि भाई पुलिस ने गोली चलाई तो किसके कहने पे चलाई, क्यों चलाई, कौन जिम्मेदार है उसके लिए, वो तमाम चीज़ों का जिक्र करेंगे, वो छात्र आंदोलन का जिक्र करेंगे, वो तमाम बातों का जिक्र करेंगे, सरकार ने क्या निर्णय लिया उसको जिक्र करेंगे। तो आप बयान लीजिए, उस बयान के आधार पर आपको जो प्रश्न लगता है आप सरकार से पूछिएगा, आप सहमत हो या ना हो ये आपका लुकआउट है। गृह मंत्री तो बयान देंगे ना, आप जो थोड़ी तय कर सकते हो कि गृह मंत्री क्या बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे। गृह मंत्री का बयान होना चाहिए। गृह मंत्री जब बयान देने को आ रहे हैं तो अब आप अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हो, आप कहते नहीं प्रधानमंत्री पहले माफी मांगे, गृह मंत्री से यह बताया कि गोली किसने चलाई और किसके कहने पे चलाई, क्या उनकी नॉलेज में था नहीं था। अरे जब बयान देंगे तभी तो बताएंगे कि उनकी नॉलेज में था या नहीं था। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी किसी भी स्थिति में पार्लियामेंट को चलना नहीं देना चाहते और आज कल और परसों का 3 दिन बाकी है, ये 3 दिन कैसे वॉश आउट हो पूरी इसकी तैयारी राहुल गांधी को कांग्रेस ने करके रखी है। और जो प्रदर्शन उन्होंने 11 बजे का पहले किया वही वो आकर अंदर वेल के अंदर करते हैं। यह सत्य पूरी तरीके से बाधित किया है और राहुल गांधी को जरा भी चिंता होती है। राहुल गांधी कहते ठीक है, अमित शाह जी को गृह मंत्री को जो कहना है वो बोलिए, हम पूरा समय सुनेंगे उनको और उसके बाद हम अपने प्रश्न रखेंगे, हम फिर अपनी बात रखेंगे। तो आप सुनिए तो सही, आप कहते रह लगा था कि गृह मंत्री बयान दे, गृह मंत्री सदन में क्यों नहीं आ रहे। अब गृह मंत्री जब सदन में आकर बयान देने को तैयार है तो आप कह रहे नहीं, वो क्या बोलेंगे हम तय करेंगे। अच्छा, इसमें कल किरण रिजिजू ने यह भी कहा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में कुछ मतभेद है, वो आपस में इसको सुलझा लें। तो जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी 3 नॉन नेगोशिएबल मांगे बता दी, जब उसमें माफी और राम मंदिर का मुद्दा भी था, तो वो समझ में आ गया। ऐसा लगा कि शायद समाजवादी पार्टी चाहती है कि भाई हमारा कोर मुद्दा तो राम मंदिर का है, ये तो ठीक है स्टूडेंट और गृह मंत्री वाली बात, लेकिन वो मुद्दा छूटना नहीं चाहिए, तो राहुल गांधी ने उसको भी इंक्लूड कर लिया। अब आज बात अखिलेश यादव से यही सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि दोनों मुद्दे जरूरी हैं, गृह मंत्री की का बयान भी हमको चाहिए लेकिन राम मंदिर का बयान भी चाहिए। दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या यूं कहेंगे एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जो इनके संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग और भारतीय जनता पार्टी शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर दोनों एक दूसरे से जुड़े मुद्दे हैं। दोनों का सूत्र एक जगह है, दोनों एक जगह से ही संचालित होते हैं। तो इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए और समय गुजारना, ये बात जो आज कही जा रही है 1 हफ्ते पहले भी कही जा सकती थी। 1 हफ्ते पहले क्यों नहीं की गई? क्योंकि वो चर्चा ही नहीं करना चाहते। चर्चा के साथ साथ प्रभु राम जी का भी नाम नहीं लेना चाहते हैं। जब चंदे की बात आएगी तो सदन में हम सब प्रभु श्री राम जी का नाम लेंगे, उसका भी नाम नहीं लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो लोग लाठी मारे हैं छात्र नौजवानों को, याद रहे भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। कहां से कहां बात जोड़ी अखिलेश जी, कमाल है। मतलब छात्रों पे लाठी और भगवान की लाठी, मतलब सब, और दोनों मुद्दे जुड़े हुए हैं। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री रहना उनको अच्छा नहीं लग रहा है। वो करें लाठी बड़ी भगवान की लाठी है, हाँ पड़ेगी। लेकिन एक इस पे एक चीज जो है जो मुझे लगता है कि थोड़ा चर्चा होनी चाहिए। विजय जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमित शाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं। राहुल गांधी चुनाव नहीं जीते हैं, राहुल गांधी की सरकार नहीं है, उसके बावजूद राहुल गांधी अमित शाह से कमजोर नहीं, उससे ज्यादा व्यवहार करने को तैयार है। राहुल गांधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन छोड़कर चले जाते हैं। वो क्या सरकार के सदन छोड़कर चले जाने या ना आने उससे तुलना की जा सकती है? क्या विपक्ष मानकर चल रहा है कि ठीक है भाई जैसे सरकार व्यवहार करेगी हम भी व्यवहार करेंगे? तो जनता आपको कहां से लेकर गाएगी भाई? विपक्ष तो जनता के मुद्दे उठाता है तो ये नहीं सोचता है। और जरा सोचिए आप, उनसे सवाल जवाब नहीं हो रहे हैं, उनसे तो सिर्फ ये कहा जा रहा है कि भाई खड़े हो जाओ साथ में। इतना तक नहीं कर पा रहे हैं। अमित शाह तो गृह मंत्री हैं, जवाब देने के लिए आएंगे। और ये मतलब अच्छा नहीं है कि नेता विपक्ष कहे कि हम सत्ता जैसा अहंकार रखते हैं बिना सत्ता में हुए। यानी जनता आपको सत्ता में नहीं ला रही है लेकिन अहंकार आपका उसी तरह का है। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ये छात्र भी सुन रहे होंगे, नौजवान भी सुन रहे होंगे, तो उनको अच्छा थोड़ी ना लग रहा होगा। लेकिन ये भी गंभीर है कि अमित शाह जी होम मिनिस्टर के तौर पर हाउस में नहीं रहे 2 हफ्ते। ये गंभीर मसला है। नहीं, गंभीर तो सर सारे मसले होते हैं। नहीं, ये ज्यादा गंभीर है कि सरकार नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं अभी भी, अब लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना सर, हंगामा हो रहा है तो होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हमेशा नहीं रहते, पहली बार थोड़ी ना है ये। हंगामा इसलिए हो रहा है कि नहीं है? आप तो संसदीय परंपरा जानते हैं, हंगामा कितने इसलिए हो रहा समय है कि सबसे ज्यादा समय तक सदन में रहने वाले प्रधानमंत्रियों में नरेंद्र मोदी हैं, सर्वाधिक समय तक अभी, और गृह मंत्री भी। सर हाउस इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि होम मिनिस्टर नहीं थे हाउस में। नहीं सर, हाउस चलाने नहीं दिया जा रहा है इसलिए नहीं आ रहे हैं। आप जब छात्रों की चर्चा थी तो उस मुद्दे पर कितने मुद्दे ले आ पाए?
राहुल गांधी कितने, अच्छा आप ही बताइए ना, हम लोग तो रोज बात कर रहे हैं, कितने इशू, कितने सजेशन कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की तरफ से आए हैं? जो ये पेपर लीक वाला मसला हुआ नहीं आए, क्योंकि राहुल गांधी को जो समीर जी ने कहा सिर्फ एनआरकी करनी है। हर्षवर्धन जी, ये बात तो ठीक है ना कि कल जैसे सुओ मोटो अचानक सरकार ने कह दिया लो चर्चा ले लो, हाँ, ये तो क्यों वो आ तो गया? हफ्ते पहले भी कह सकती थी। सर ये तो राजनीति होती है। अच्छा तो बस आप फिर राहुल राजनीति ना करें। आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि राहुल जी को सब खुला एकदम जो करना नहीं, राजा आज राहुल गांधी करें। नहीं, आज राहुल गांधी के बाद मैंने जब कहा- सरकार कहे तो कहे ना नहीं, भाई, जब बिल्कुल। शिक्षा पे चर्चा थी तो ये मुद्दा लेकर सदन क्यों ठप की गई? बताया ये जाता था कि सरकार पहले क्यों नहीं चर्चा के लिए, या गृह मंत्री स्टेटमेंट के लिए क्यों नहीं पहले आ रहे? तो कह रहा था कि सरकार सत्ता पक्ष से कहता था कि इनको चाहिए ही नहीं स्टेटमेंट, इनको सिर्फ हंगामा करना है। आज हम एक बात, आज हम इसके लिए तैयार हो जाएंगे, कल कोई गोल पोस्टेज कर देंगे, कोई दूसरी बात कह देंगे। अब आज वो कह सकते हैं हाँ देखिए ठीक है, तो आज अब वो हम राम लोग मंदिर वाली बात आज हम आलोचना कर रहे हैं ना राहुल गांधी की। लेकिन 2 हफ्ते तो इसमें गए ना, खराब हुई, ये बात हमने फैक्ट है। कहानी आज को- राहुल गांधी के पास कोई बहाना नहीं है कि वो चर्चा के लिए तैयार ना हो, उनको क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं। जब बिल्कुल ओपन फोरम देने के लिए सरकार तैयार बल्कि है। आप ज्यादा कह रहे हैं ठीक कि भाई विजय मुद्रा में आए कि देखो हमारे दबाव में आगे 2 हफ्ते बाद आए, 3 हफ्ते बाद आए, अच्छा, लेकिन और हमारे अब दबाव मैं जो आपको कह रहा था कि गिरिराज सिंह कल से सर बीजेपी के मुद्रा तो तमाम, वो है जो प्रियंका जी हंस के चली गई, सर छात्रों के मुद्दे पर कह रही राहुल गांधी बड़ा काम कर रहे हैं, हंसते हुए जैसे गई, वो मुद्रा है कांग्रेस। ये देख कल से ऐसे बीजेपी के प्रियंका गांधी तमाम व्यवहार नेता कर रही। मंत्री सब राहुल गांधी भागना मत हैशटैग भी चला रहे हैं, और गिरिराज सिंह एक कदम और आगे बढ़ गए। अब राहुल गांधी कहीं की वेकेशन की एक फोटो उन्होंने निकाल के बताया, पूछा कि ये लोग आपके साथ कौन है, कहाँ की फोटो है, ये जरा ये बताइए। ये क्या बता रहा है आपको? इस फोटो में से कुछ बहुत इसमें कुछ बहुत ज्यादा पता लगाने लायक है, वो मटीरियल है। अब ग्लव्स आर ऑफ, सत्ता पक्ष कह रहा है जैसी भाषा राहुल गांधी बोलते हैं हम भी अब वैसी भाषा बोलेंगे, तुम तू तड़ाक करोगे तो हम भी अब हम वो जी लगाने के ज्यादा मूड में नहीं है राहुल के आगे बीजेपी वाले, सीधी सी बात ये है। तो अब वो ठीक है, वो भी उसी तरीके से पूछ रहे हैं। गिरिराज जी ने तो लगाया है, बहुत सम्मान से पूछा है राहुल जी यह तस्वीर कहाँ की। हाँ तो अब लेकिन अब वो तस्वीर तक चले गए। नहीं, लेकिन तो घूमने टहलने की तस्वीर है, इसमें ऐसा क्या है? ये तो कहीं घूम रहे हैं राहुल जी, तो इसमें कौन सी ऐसी बुरी बात? सब घूमते टहलते रहते हैं, इसमें क्या गड़बड़ा? हम समझ नहीं पा रहे गिरिराज जी पूछना क्या चाह रहे हैं। नहीं, वो उन्होंने ये भी पूछा ना कि बगल आपके आजू बाजू में जो लोग हैं ये कौन? तो गिरिराज जी को क्या करना है इसमें? मतलब कोई विषय है? मैंने तो पहले कहा सर कोई और वजह नहीं है, वजह ये है कि अब राहुल गांधी को हम घेरेंगे, राहुल गांधी को हम एम्बैरेस करेंगे। ठीक है, अच्छी बात तो हमारे नेताओं के लिए वैसे आपको ये करना चाहिए कि दोनों लोगों की, अब तुम मैं कह रहा हूं दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो जवाब है ना उसको भी दोनों को लगा देना चाहिए था कि राहुल जी कैसे बोल रहे हैं कल, जिस तरह से उन्होंने बात की। कल राहुल गांधी ने कहा ना नड्डा साहब ने जो बात ये हमारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, दोनों को लगा देना चाहिए कि दोनों कैसे बात कर रहे हैं। हाँ सर, अब बताइए। देखिए, एक बात होती थी इससे पहले राजनीति में, अब कुछ दौर पीछे चले जाएं, कि भाई मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो अब तो ये दिखाई देता है कि मनभेद है कांग्रेस और बीजेपी में, बिल्कुल खुला खुला है। हमने देखा शरद पवार जी के वो जो सुप्रिया सुले के पार्टी में किस तरह से जो है वो मनभेद साफ दिखाई दे रहा था। तो विपक्ष और सत्ता पक्ष में जिस तरह का इस वक्त मनभेद है वो तो राजनीति में मुश्किल देखने को मिला। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि राहुल गांधी जो है उनको मान लेना चाहिए। अब गृह मंत्री कह रहे हैं कि मैं जवाब देना चाहता हूं, तो ठीक है, उनको जवाब देना चाहिए। अब गृह मंत्री क्या क्या बातें कहते हैं ये तो बाद की बात है, ये तो जब वो बोल देंगे उसके बाद विपक्ष को अपनी बात कहनी चाहिए कि ये बात उन्होंने नहीं बताई या वो बात नहीं बताई, ये तो बाद की बात है। लेकिन अब गृह मंत्री क्या बोलना चाहते हैं ये पहले से अज्यूम करके और पहले से उसको रोकने की कोशिश करना, तो ये साफ दिखाता है कि संसद नहीं चलने देना चाहते। संसद इस वक्त लग रहा है कि ऑपोजिशन नहीं चलने देना। मुझे लगता है सर कांग्रेस के लिए गंभीर संकट है, और कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स है जो मतलब वाकई जनता से चुनकर आते हैं और जो चाहते हैं कि कांग्रेस एक अच्छी पार्टी बने, उन्हें अब राहुल गांधी के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए कि एलओपी आप बदले। राहुल गांधी के एलओपी रहते हैं, कांग्रेस का भविष्य नहीं, और जो सांसद जीत कर आए वो अगली बार चुनाव हारेंगे। अगर वो चाहते हैं कि वो चुनाव जीते अगली बार में, तो उन्हें अपना लीडर ऑफ अपोजिशन बदलने के लिए एक मुझे लगता है अंदर एक गुट बनाना चाहिए सांसदों का, और उनको कहना चाहिए कि भाई अब हमें आप एलओपी के रूप में आप स्वीकार नहीं हो, हम किसी और को लेकर आएंगे। नहीं, लेकिन ये बहुत गंभीर समस्या है। नहीं भाई, लोकतंत्र के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन इस तरह से अगर व्यवहार करे, अपने पूरे लोकतंत्र को अपने घर के हिसाब से चलाए, पूरे संसद को ये मान ले कि भाई मेरी मुट्ठी में मैं जैसा चाहूंगा वैसा सत्ता पक्ष भी वैसा व्यवहार करेगा और विपक्ष भी वैसा व्यवहार करेगा, ये तो अखिलेश के लिए ज्यादा चिंता की बात है। अखिलेश यादव को तो 6 महीने के बाद चुनाव में जाना है। अखिलेश यादव को देखना चाहिए अगर संसद में चर्चा नहीं होगी तो 8 महीने बाद जब चुनाव होंगे, 6 महीने के बाद कि सबसे ज्यादा नुकसान अखिलेश यादव को, बिल्कुल अखिलेश यादव को नुकसान होने वाला है। तो अखिलेश यादव कान खोलकर सुन ले इस बात को, क्या राहुल गांधी के संगत में रहेंगे तो राहुल गांधी का जो राजनीतिक आशीर्वाद है वो अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में होगा।
अगर वो चाहते हैं कि सरकार में वापसी करे या वो कम से कम जमीन पर टिके रहे तो जमीन के मुद्दे उठा और सत्र में हिस्सा ले। राहुल गांधी को जो करना है करने दो, अपने आप को राहुल गांधी से अलग थोड़ी करें। बात जो है वो थर्ड फोर्थ प्लेयर्स की भी हो जाए। केजरीवाल जी कह रहे हैं आई सपोर्ट द डिमांड ऑफ प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स इन झारखंड, वायलेंस अगेंस्ट स्टूडेंट्स इज सिंपली अनएक्सेप्टेबल। अभिजीत दीपके ने भी फिर कल वीडियो कॉल कर लिया वो महतो जी जो है वो इतने दिन अनशन के बाद वहाँ लाठी भी खाए जाकर के। जेनजी बड़ी ब्रूटल है सर। कल से एक मीम चल रहा है बहुत भयानक वाला, क्या कि देखिए आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। दरअसल ये जो तिलचट्टा पार्टी है ये प्रोटेस्ट फ्रॉम होम कर रही है। आप लोग इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये नए तरीके का आंदोलन है, घर से बैठकर आंदोलन, वीडियो कॉल पर आंदोलन, बयान देकर आंदोलन, एक पोस्ट करके आंदोलन। हम अलग अलग फंसे हुए हैं, हमारी अपनी मुश्किलें हैं, तुम आंदोलन करो हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा वाला ये नया वाला तिलचट्टा प्रोटेस्ट, इसको आप कह सकते हैं ना कि न्यू टाइप ऑफ प्रोटेस्ट एक इन्वेंट हुआ है जो ये किया है इन्होंने। वरना जरा सोचिए इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है और इन लोगों को जरा से भी थोड़ा सा भी नहीं लगा कि अगर आप उसी नाम पर आए हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, अभी विजय जी कहेंगे राहुल जी से सवाल, राहुल जी से नहीं पूछा जा रहा, नहीं इनसे पूछा जा रहा है। आप जो दावा कर रहे हैं उस पर जवाबदेही पूछी जा रही है, क्योंकि आपने कहा था ना। और अभी तो मैंने सुना अब वो कह रहे हैं कि क्या हमने सारे आंदोलों का ठेका ले रखा है। ये भी बोला किसी ने, हम ही सब जगह जाएं। उनके प्रवक्ता बोलने लगे हैं, उनके समर्थक जो बैठते हैं वो कहते हैं क्या सब जगह अब वही जाएंगे। एक आंदोलन क्रांति जगा दी, अब लोग जागे। एक कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान जरूर किया है कि वो अब रूरल स्कूल्स की हालत को लेकर अपना सर वो ऐलान भी उन्होंने एक्सपेक्ट किया है। हाँ किया एक बात तो क्लियर हो गई, सोशल मीडिया जेनजी का एक कम्युनिकेशन का तरीका। सर मान लेते हैं उस बात को भी। एक बात इससे लेके एक बात क्लियर। एक मिनट सर, ये एक लाइन सिर्फ, ये जितने बच्चे आए हैं ये सब रूरल स्कूल से पढ़कर 10-10 साल 5-5 साल लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भाई बच्चों के लिए ये नहीं आ रहे हैं, ये बेईमान है तिलचट्टे। आप ये कह रहे हैं कि रूरल स्कूल्स की हालत सही है? नहीं कह रहा सर, मैं इसलिए बोल रहा हूं उन्होंने अगर एक हम अभियान लिया है तो हमें देखना चाहिए क्या कर रहे थे। हम सीजेपी की बात कर रहे हैं ना, अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं। अब इससे ये क्लियर हो गया सीजेपी के, अगर जितने ये 3-4 लोग हैं विजय दीप के और उनके साथ के जो दिखते हैं, जो ज्यादा विजिबल हैं, अगर ये झारखंड चले जाते तो इन्हीं की क्रेडिबिलिटी बढ़ती। बिल्कुल जाना चाहिए भाई हम स्टूडेंट्स के साथ हैं, फिर चाहे वो रांची क्यों चाहे दिल्ली क्यों। लेकिन जब आप वहां केवल खाना पूर्ति करते हैं, लिप सर्विस करते हैं, हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, 2 बार वीडियो कॉल कर लिया, हम फोन पर बात कर रहे हैं, तो उससे तो यही लगता है ना कि भाई दिल्ली में आपको एक अवसर दिखाई दे गया था, लेकिन ये छात्रों मात्रों का ज्यादा मामला था नहीं। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं कि स्टूडेंट्स नहीं थे दिल्ली में, बिल्कुल स्टूडेंट्स थे। सीजेपी स्टूडेंट्स के मुद्दों पर बनी थी ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीजेपी स्टूडेंट्स के मुद्दे पर नहीं बनी थी, सीजेपी और मुद्दों पर बनी थी। उनको स्टूडेंट्स का एक मुद्दा बाद में मिल गया था, तो उनका कोई ऐसा नहीं है कि कोई पहला इशू स्टूडेंट है या छात्र है। अगर होता तो वो रांची जाते, तो ये बात तो साफ उस पर दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल जी भी जाते अगर केवल स्टूडेंट्स की राजनीति कर रहे होते। अरविंद केजरीवाल के बारे में तो तय हो गया ना कि अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति करना चाहते हैं, पंजाब में अब कर रहे हैं, दिल्ली में बचा नहीं है, ये तो बातें तय है ना। ये तो इसमें तो कोई छुपी हुई बात नहीं है कि भाई अरविंद केजरीवाल दिल्ली से भागते फिर रहे हैं, भाई पंजाब में उनको सत्ता है क्यों, इसलिए वहां की राजनीति करना चाहते हैं। तो ये बातें तो तय हो चुकी हैं। इसमें आगे बोलना कि अरविंद केजरीवाल जो है वो उसको स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट है, ऐसा तो लगता है। अरविंद केजरीवाल तो पॉलिटिशियन है। पर एक बात मैं और बोलूंगा, अगर देखिए अगर उस तरह से हम बात करेंगे तो पंजाब में शिक्षा की हालत बाकी देश से बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये भी हमें वो एक रिपोर्ट के आधार में देख रहा हूं, एक रिपोर्ट बिल्कुल है और ये उसी को लेकर सब लोग ये बात कहते हैं। और वो बात सच है तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात हो रही है कि आपने इशू अगर स्टूडेंट्स को उठाया था तो फिर वो झारखंड वाले भी स्टूडेंट ही हैं। बिल्कुल। और अगर सीजेपी खुद को जेनजी का वो बताती है, नुमाइंदा बताती है और स्टूडेंट्स के इशू की बात करती है, तो उसको वहां भी जाना चाहिए था। सर सीजेपी पे कुछ कहेंगे? नहीं, मैं तो पहले भी ये बात कही कि उनको वहाँ जाना चाहिए था। और कम से कम अभी ये जो आंदोलन तुरंत हुआ है, ये भी बात ठीक है, कोई अब उन्होंने तो सारी देश में तो नहीं जा सकते, सबका अपना एक आंदोलन अपना एक तरीका होता है, वो करते हो। लेकिन अभी जब ये आंदोलन हुआ और उसके साथ साथ ही ये आंदोलन हो रहा, तो कम से कम उनको ये काम करना चाहिए था कि वो वहाँ पहुँचते और उनको सपोर्ट देते, रुकते, जो भी काम उनको करना है वो उस पर करना चाहिए। इससे उनके क्रेडेंशियल्स बढ़ते, क्रेडिबिलिटी बढ़ती। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर करना चाहिए। बाकी तो सब पॉलिटिकल पार्टीज और सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं, कोई जरूरी तो नहीं है कि वो सारे देश में। वो गिरिराज जी ने जो फोटो में दिखा के पूछा था ना कि ये कौन है, ये राहुल गांधी के साथ, उस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत जी का पोस्ट आया है। अगर है तो हमारे पास हम दिखा दें। आ गया है। हाँ, उन्होंने कहा है गिरिराज जी के लिए कुछ शब्द इस्तेमाल किए हैं, लीचड़ किस्म के आदमी हैं,
महिला पुरुष को साथ देखकर घटिया ही सोच सकते हैं। तस्वीर में जो महिला और बच्चा है वो राहुल जी के मित्र की पत्नी और बच्चा है। मित्र फोटो में नहीं है, छुट्टी पर सपरिवार साथ थे। महिलाएं आप जैसे लिजियों के साथ सहज नहीं हैं, कुंठित मत हुई। ये उसने भी ट्वीट किया, ये जिसकी वाइफ और बच्चे ना, उसने भी ये ट्वीट उन्होंने भी किया शायद कि हाँ उन्होंने भी ट्वीट किया मेरी वाइफ और मेरे बच्चे हैं। किसी ने लिखा था कि मेरे फ्रेंड की नहीं, उसने भी किया है। उनका भी आया, दोनों का आया हुआ है कि भाई हमारे मतलब पारिवारिक संबंध है उसको लेकर। तो वो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ हॉलिडे पर गए थे, तब की तस्वीर। और ये पता नहीं इस पर विवाद क्यों होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी गड़बड़ करती बताती नहीं। भाई उन लोगों के अंतर्राष्ट्रीय मित्र ही हैं, उनके विदेशी मित्र हैं, विदेशी परिवार हैं, विदेशी रिश्ते हैं, उसी तरह से वो सोचते हैं, उसी तरह से रहते हैं। इसमें कुछ नया थोड़ी ना है, विदेशी संस्कार है, वही संस्कार है, विदेशी संस्कार है, इसमें कोई बट थोड़ी नहीं। तो तय हो जाने दीजिए वो विदेशी भी हैं कि नहीं है जो दिख रहे हैं फोटो में। फिर वही मैं कह रहा हूं, जब आप जिसको कहते हैं ना कि सोच की प्रॉब्लम है, बिना किसी को बताए का ये होगा, बच्चे के साथ देखें तो आपके दिमाग ठीक से नहीं चलता। नहीं तो इस पोस्ट की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत है कि राज जी को इस पोस्ट पर सवाल करने की, ये बताइए ना मुझे। इसका एक कारण बता दीजिए, गिरिराज जी से ही पूछ लीजिए कि क्या जरूरत है आपको इस पोस्ट की। कोई जरूरत नहीं, तो फिर यही जरूरत है कि इस पर बात हो। हाँ बस ये है, तो ठीक है उनके। अब इसका जवाब दे दिया कांग्रेस। मैं कह रहा हूं सर, विदेश में उनके विदेश में होने में भी क्या आपत्ति है। अब राहुल गांधी वेकेशन पे जाते हैं, हॉलिडे पे जाते हैं, विदेश में अब चूंकि नहीं बताती है उनकी पार्टी की कहां गए राहुल गांधी। अगर छुट्टी पे गए हैं तो वो बताएं कहां गए। अब वो नहीं बताते, वो भी तो उसको ऐसा गार्डेड सीक्रेट की तरह रखते हैं ना। अब कोई कह देगा आपको क्या इंटरेस्ट है, अबे नेता 20 दिन के लिए नेता प्रतिपक्ष गायब रहेगा तो कोई पूछेगा तो है ही ना। अब इसमें कांग्रेस पार्टी का भी कोई बहुत ज्यादा कोई स्ट्रांग विकेट पर वो भी नहीं है। अरे भाई आप कैसी बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं होगा। देश का नेता प्रतिपक्ष कहां जा रहा है, उसके बाद किस तरह की बातचीत कर रहा है, उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा। किसी को महिला पुरुष के साथ रहने से ऐतराज नहीं है। जिस तरह से राहुल गांधी जब जाते हैं अचानक गायब हो जाते हैं, लौट कर आते हैं, उनकी जो बातचीत होती है, तो कई बार लोग कहते हैं कहां जाना, परिवार के साथ दोस्तों के साथ जाने, किसको ऐतराज है। और क्या वो नहीं जाते हैं, हमेशा जाते रहे, पूरा परिवार जाता रहे, इसमें कौन सी दिक्कत। जिसकी जितनी हैसियत हो, वही विदेश वाले हैं, विदेश जाते रहते हैं। चले ठीक है, जिसकी हैसियत जितनी होगी जाएगा। सर इस सेक्शन में कुछ तस्वीरों पे बात करते हैं, ठीक है। तो आपको पहली तस्वीर दिखाता हूं मैं आज पार्लियामेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के माफ कीजिएगा सांसदों के साथ मिलते हैं मंगलवार को, इसको मंगल मिलन कहते हैं। और अब 15 अगस्त आ रहा है तो हर घर तिरंगा कार्यक्रम भी चलता है। प्रधानमंत्री के हाथ में तिरंगा, गृहमंत्री के हाथ में तिरंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ में नड्डा जी। अच्छी तस्वीर है, सभी सांसद तिरंगा लहरा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, सभी लोग हैं। आप देखिए सारे सीनियर मिनिस्टर्स आपको पहली पंक्ति में दिखाई दे रहे हैं। तो 15 अगस्त को वंदे मातरम गायन पूरा और सुनील जी ठीक अभी बता रहे थे कि पहली बार होगा जब लाल किले से राष्ट्र गान के साथ राष्ट्रगीत भी गूंजेगा, वंदे मातरम पूरा गाया जाएगा इस बार 15 अगस्त पर लाल किले से। ये भी पहली बार होगा, तो बढ़िया है, अच्छी बात है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ये मतलब जज्बा बताता है प्रधानमंत्री मोदी का। मंगल मिलन था सब सांसदों के साथ, 15 अगस्त आ रहा है तो तिरंगा, हर घर तिरंगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो इनिशिएटिव शुरू किया था, और जिस तरीके से मतलब 15 अगस्त के दिन हर घर पे तिरंगा लहराता है, प्रधानमंत्री मोदी की लाल किले से स्पीच होती है, उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी जो माहौल बना रहे हैं और सांसदों के अंदर कि भाई अपने अपने क्षेत्र के अंदर आपको जिस तरीके से जाकर करना है, काम करना है, जनता का तिरंगा के ध्वजारोहण करना है। और एक अच्छा है कि सब एक साथ है, एक साथ तिरंगा लहरा रहे, एनडीए के सारे इसके सांसद वहाँ उपस्थित है, तो एक अच्छा जेस्चर देखने को मिल रहा है। मैं केरल में देख रहा था, केरल में इस पर कंट्रोवर्सी हो गई वंदे मातरम पे। वहां की सरकार ने मैंडेटरी कर दिया कि कांग्रेस सरकार ने, और लेफ्ट वाले उखड़े हुए कि कैसे बाबा हम तो 2 ही स्टैंजा गाएंगे। नहीं देखिए, उनका तो ठीक ही है, अपना अपना रुख है और उसको साफ साफ अगर बताएं तो अच्छा है। केरल में जो मुस्लिम पॉलिटिक्स का दबाव है वो बहुत खतरनाक है। जब आप सरकार में होते हैं तो कई बार आपको मानना पड़ता है, क्योंकि जो भारत का कानून होगा तो राज्यों पर भी लागू होगा, लेकिन जो पार्टियां होती हैं वो अपनी जो अपना एजेंडा है या कहें कि जो अपना रुख है वो उसको जाहिर करती रहती हैं। कम्युनिस्ट पार्टियां तो पहले दिन से, और इस देश का अगर हिंदू मुस्लिम संघर्ष का इतिहास अगर उसको कोई सही से शोध करे, सही से उस पर लिखा जाए, हिंदू मुस्लिम संघर्ष की बुनियाद जो वामपंथी इतिहासकार रहे हैं उनकी वजह से पड़ी। ऐसा नहीं है कि कोई बाबरी मुद्दा बन जाता या
कृष्ण जन्मभूमि मुद्दा बन जाएगा या ज्ञानवापी मुद्दा बन जाएगा, या देश में और भी मुसलमान इस देश का ऐसा नहीं कि मुद्दा बना ही देता, लेकिन पिछले जो जिसको कहते हैं ना कि आजादी के बाद से उनको जैसे तैयार किया गया, पाकिस्तान बंटने के बाद जैसे तैयार किया गया कि मुसलमानों का एक देश है पाकिस्तान और भारत में भी मुसलमान हिंदुओं से अधिक अधिकार के साथ रहेंगे, ये वो मसला है। वरना वंदे मातरम से कोई भी स्टैंजा निकालना, और मैं मतलब उसको दूसरी तरह से कहता हूं, दुनिया के कौन कौन से देश के लोग अमेरिकी टीम्स में शामिल होते हैं, मैं इसको उदाहरण के तौर पर, मैंने इसको पढ़ा कि यहां कहीं कोई विवाद होता है क्या, वो अपनी टीम के लिए जब जहां जाते हैं तो उस टीम का जो भी उनका नेशनल एंथम रहता है उसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन वंदे मातरम पर भारत में मुसलमान नहीं खड़ा होगा। वो नगर निगम की बैठक में भी पार्षद निकल कर चला जाएगा, विधानसभा में विधायक नहीं होगा, पहले ही निकल कर चला जाएगा। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति थी। अच्छा है कि वो जिसको कहते हैं ना कि हम अपनी भूल सुधार करते हैं, कोर्स करेक्शन करते हैं, वो होता हुआ दिख रहा है। इससे सुंदर क्या दृश्य होगा कि तिरंगा लहराते हुए लोग दिख रहे हैं, और ये और सुंदर होता कि सब एक साथ दिखते। एंड ये मंगल मिलन है, उसमें दिखे बड़ा अच्छा है। सभी राजनीतिक दलों के नेता, सभी सांसद, सभी विधायक सब एक साथ, उसमें कोई हिब्बट होना ही नहीं चाहिए वंदे मातरम में और तिरंगे में। अब आपको दिखाते हैं दूसरी इंटरेस्टिंग तस्वीर। कल दिल्ली में एनसीपी शरद पवार पार्टी की जो सांसद हैं सुप्रिया सुले, शरद पवार जी की बेटी, उनकी बेटी मतलब नातिन हो गई शरद पवार जी की, रेवती सुले, उनकी शादी के रिसेप्शन की पार्टी थी। अब इसमें राजनीति के हमारे सारे सितारे पहुंचे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम और पार्टियों के नेता, सभी लोग वहां पर थे। संसद नहीं चल रही है, टकराव और कड़वाहट बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ सभी लोग जो है एक टेंट के नीचे अच्छे से बैठे हुए थे। ऐसी तो हालांकि यहाँ कोई राहुल गांधी और अमित शाह का दुआ सलाम हो गया वैसा नहीं है, कोई तस्वीर ऐसी नहीं आई, या सोनिया जी और मोदी जी का आमना सामना हो गया हो तो वो वहाँ उनका नमस्कार हो गया हो। इस वीडियो में है कि वो दोनों एक जगह पर हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। वो आपको अमित शाह जी और राहुल गांधी। जो अभी से पहले जो आपने वीडियो चलाया था वो चलाएंगे, जिसमें अमित शाह जी खड़े हुए हैं। हाँ। अब इसमें कैमरा घूमेगा तो उनके पीछे दाईं ओर आपको राहुल गांधी खड़े हुए दिखाई दे। वो कट गया इसमें वो, तो लेकिन वो दिखाई दे रहे हैं, वो एक ही वीडियो में दिखाई दे रहे हैं दोनों। लेकिन मुझे तो उम्मीद नहीं है कि वहाँ कोई वो उनका कोई शिष्टाचार भी आमने सामने हुआ होगा। नहीं, वो आसपास बिल्कुल थे, आसपास बिल्कुल थे, लेकिन आपस में ऐसा लगता नहीं है कि राहुल उनके बीच में ऐसा कोई कितनी दूरी है, मतलब 10 फीट है, बिल्कुल नहीं हुआ, ऐसा लगता नहीं कि आपस में 5 कदम की दूरी पर थे एक दूसरे से, लेकिन कोई वहाँ पर 50 कदम भी हो तो सामान्य तौर पर ऐसे समारोह में तो मिल ही लेते हैं, चले जाते हैं। लेकिन यहाँ वो भी और ये सारी क्रेडिट जो है ना इस समारोह में जितने लोग हैं वो शरद पवार जी को देनी चाहिए आपको। बिल्कुल, कि शरद पवार का एक ऐसा वो है राजनीतिक व्यवहार कि वो सभी दल में, कोई भी दल उनके खिलाफ उस तरह से नहीं जाता, और वहाँ पर मेरे ख्याल से सभी दलों के जितने संभव लोग थे वो सब वहाँ पर पहुँचे हुए थे सर। लेकिन ये सभी बड़े नेताओं के यहाँ होता है सर, कोई शरद पवार को क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। जितने बड़े नेता उनके यहाँ सब हंसते खेलते पहुँचते ही हैं, वहाँ सारा सब कुछ दूर हो जाता है। और कई बार तो लोग ये भी कहते हैं कि शादी विवाह में एक वो वाला संबंध बन रहा होता है, दूसरा भी कभी कभी बन जाता है। ये भी सब भी लोग कहते हैं कि मतलब ऐसे जाते हैं तो उससे क्या गुंजाइश बनी रहती है, मान लीजिए इधर से उधर जाना हो। वैसे ये अच्छा चित्र है किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी राजनीतिक दल की वो कोई एकदम से दुश्मन हो जाना है, एकदम से मान लेना है कि नहीं, नेता के लिए भी नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ जगहों पर वो होता रहा है, और उसमें शायद एक ये भी भाव रहा है कि गांधी परिवार अपने आप को थोड़ा सा ऊपर समझता रहा, फिर उनको लगा कि मोदी ने आके हमारा हक मार दिया। नहीं, मुझे ये लगता है कि हमें थोड़ा फिर पीछे जाना चाहिए। ऐसा नहीं था कि वाजपेयी सरकार में वाजपेयी जी और सोनिया गांधी के परिवार में अच्छे संबंध थे, और अगर वो इस वक्त बुरे हुए हैं तो मेरे ख्याल से बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही अपने बारे में सोचना चाहिए। हाँ, लेकिन देखिए ये भी हाँ, ये प्रधानमंत्री की तस्वीर भी आ गई इसमें, वो भी आप उसको भी आप देख लीजिए। ये पहले रिसेप्शन जून में ही मुंबई में होने वाला था, पहले ही शादी के बाद मुंबई में रखने का प्लान तय किया था, लेकिन तब ये तय हुआ कि कई लोग दिल्ली से आ नहीं पाएंगे उसके अंदर, तो फिर तय किया गया कि 2 महीने बाद सेशन का जब होगा, पार्लियामेंट्री सेशन का होगा, उस समय दिल्ली में ही रखेंगे। तो शरद पवार के घर पे रखा गया था 6 जनपथ पे, तो तब सारे लोग, मतलब प्रधानमंत्री भी आ पाएंगे या दिल्ली में जितने सांसद आते हैं, तो बेसिकली उस दृष्टिकोण से भी रखा गया था कि सेशन चल रहा है तो सारे सांसद, सारे मंत्री, सारे पॉलिटिशियन दिल्ली में होंगे, तो सबको आना उस कार्यक्रम में आसान नहीं रहेगी। किनसे बात कर, रोहित पवार से बात कर रहे हैं? हाँ, रोहित पवार से बात कर रहे हैं। रोहित पवार जो है वो किस तरह से नरेंद्र मोदी जो है उनके खिलाफ समारोह बहुत सादगी से करने चाहिए। पीछे पार्थ पवार खड़े, रोहित पवार भी बहुत कुछ बोलते रहे प्रधानमंत्री के बारे में, फिर भी लेकिन आपस में बातचीत।
हाँ भाई इसमें देखिए जो कड़ी थी सबको, उसमें बड़ा मजेदार किस्सा है, इस बातचीत का बड़ा मजेदार किस्सा है। रोहित पवार बात कर रहे हैं, पीछे पार्थ पवार खड़े, उसके पीछे शरद पवार की वाइफ खड़ी है और वो पार्थ पवार से कहती है कि भाई शरद पवार पीछे बैठे हैं, मोदी जी को इधर आने दो, यहाँ खड़े होकर बात मत करो। तो पार्थ कहता है कि भाई रोहित बात कर रहे हैं, मतलब साथ में। फिर वो आके इशारे से रोहित को बोलती है शरद पवार की वाइफ कि भाई पीएम को शरद पवार जी के पास बैठने दो, आप यहाँ पर मतलब खड़े होकर बात मत करो। फिर वो रोहित पवार वहां से हटते हैं, फिर पीएम पीछे जाते हैं। वो देखो वो पीछे रोहित देख रहा, पार्थ देख रहा है, उनकी मदर उनको बोल रही है पीछे। फिर वो आगे आती है, आगे हाँ बैठने दीजिए शरद पवार के पास। फिर बाद में वो पीछे आती है, देखो वो पीछे खड़ी है उनके, ये देखो वाटी वहां से। फिर वो इशारा करती है रोहित पवार को, फिर रोहित पवार उनको नहीं ये इंटरेस्टिंग तो इसलिए होता, कल ही तो मीटिंग हुई ना शरद पवार सांसदों के साथ पहले की है, 4 घंटे पहले की मिले हैं वो। हाँ तो अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रिश्तों में जो कड़वाहट है, या गांधी फैमिली और बीजेपी की टॉप लीडरशिप में, शरद पवार जी के साथ वैसा बिल्कुल कोई सीन नहीं है। वही मैं कह अभी रहा तो हूं पता नहीं कि अभी डिलिमिटेशन बिल आए तो उस पर शरद पवार जी नहीं, तो वो अलग हो सकती है, वो अलग हो सकती है ना, वो बात अलग होगी राजनीति की बात। लेकिन मेरा कहना यह है कि मैं ऐसा मानता हूं कि राजनेताओं को अपने जो समारोह हैं वो बहुत सादगी वाले और छोटे रखने चाहिए, इसका भी बहुत असर होता है। सर नहीं रखा था, निर्मला सीतारमण ने अपनी बेटी की शादी की थी तो कितने मतलब घर के अंदर शादी की थी, किसी को इन्वाइट नहीं किया था, निर्मला जी ने किया था। लेकिन ठीक है, अब शरद पवार के मतलब बेटी की शादी थी तो इस बार ठीक है, गेट टुगेदर होता है, मुलाकात होती है। थोड़ा सा व्यू पॉइंट मेरा अलग है भाई। कोई भी पिता, कोई भी भाई, कोई भी परिवार जो कमाता है वो अंत में तो अपने बच्चे का विवाह, अपने बच्चे का कार्यक्रम, अपने यहाँ कोई कार्यक्रम उसको अच्छे से करता है। नेता लोग भ्रष्टाचार बंद कर दें, पैसा कमाएं, अच्छे से करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं इसको बिल्कुल गलत नहीं मानता हूं कि बहुत अच्छे से कोई शादी विवाह करना, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं। बाकी हाँ, जब आप बहुत पैसा पानी की तरफ बहा देते हैं तब लोगों को लगता है कि थोड़ा गड़बड़। बाकी इसमें क्या दिक्कत है भाई, ये अच्छी बात है, किसी बड़े आदमी की बेटी की शादी है तो लोग भी तो चाहते हैं ना कि उसमें जाएं, ज्यादा लोग बुलाए जाएंगे, ज्यादा बड़ा इंतजाम होगा। अखिलेश यादव भी हैं उनके साथ, उनके वो अब हमको लगता है अगर ये बारामती में करें तब तो पूरा ग्राउंड डाउन करेंगे कि अखिलेश यादव और सोनिया जी के बीच में अच्छी बातचीत हो रही है। हाँ तो अच्छे, मतलब ठीक है, मतलब क्योंकि सत्र चल ही रहा है तो वो इसीलिए रखा होगा ना कि सत्र है तो सारे लोग राजनीति जो अदरवाइज नहीं जा पाते वो इसमें आए हुए हैं। चलिए ठीक है, अच्छी तस्वीरें हैं। खैर अब यहाँ राहुल गांधी और अमित शाह जी के बीच में भी हो जाती है अगर थोड़ी बहुत हाय हेलो तो अच्छा था। खैर उसकी उम्मीद कोई कर नहीं रहा था। अगली खबर आपको बताते हैं, जाति जनगणना से जुड़ी हुई खबर। ये एक अंग्रेजी अखबार ने खबर छापी है और उनका उसमें दावा ये है कि जाति जनगणना के 17 अगस्त से जो जनगणना का दूसरा चरण शुरू होगा लद्दाख से, उसमें देश की आबादी से जुड़े विस्तृत आंकड़े जुटाए जाएंगे और भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है। अब जो खबर है वो ये कि जाति जनगणना में इस बार ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं होगा। दूसरे तरीके से इसको कह लीजिए तो मतलब पहले से कोई कंपाइल्ड जातियों की सूची ये एन्यूमरेशन करने वाले या कास्ट ये सेंसस कराने वाले जो लोग जाएंगे उनके पास नहीं होगी, या जो डिजिटल आपको जो विकल्प दिए जाएंगे उसमें जातियों का कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा सरकार की तरफ से कि आप उसमें चुन लें कि भाई मैं ये हूं। वो ओपन एंडेड है, यानी लोगों से ही पूछा जाएगा कि आप बताइए आप किस जाति हैं, और वो जो जैसा चाहेंगे वो वैसे उसमें वो अंकित कर देंगे। 2011 में भी यही हुआ था, जिसने अपनी जो जाति बताई, जिन भी अक्षरों में बताई, जो भी स्पेलिंग बताई, वो वैसी की वैसी उसके अंदर लिख दी गई। 2011 का जो जाति जनगणना हुआ था, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस, उसमें 46 लाख जातियां जो है आ गई थी। इसीलिए आज तक वो आंकड़े जातिवार जनगणना की आज तक जारी नहीं किए जा सके। 46 लाख जातियां, मतलब लोगों ने अपनी जाति, उपजाति, गोत्र, सरनेम, जिसको जो जैसा समझ में आया उसने वैसे का वैसा लिख दिया। जो ओरिजिनल 1931 में अंग्रेजों ने जो पहली जाति जनगणना की थी ना, उसमें शायद 4700 जातियां पाई गई थी पूरे देश में। और अभी ये मैंने आपको बताया 2011 में कितनी हुई, 46 लाख 46 लाख से ज्यादा जातियां हो गई। अब जैसे कैसे होता है कि जैसे एक ही जाति के लिए किसी ने लिखा गुप्ता, किसी ने अग्रवाल, किसी ने बनिया लिख दिया, किसी ने शर्मा लिख दिया, किसी ने ब्राह्मण लिख दिया, किसी ने अपना गोत्र लिख दिया उसके नीचे। शर्मा में भी किसी ने SARA में लिख दिया, किसी ने SHARA में लिख दिया, किसी ने AA लिख दिया।
तो इस तरीके से ये काम जो है हुआ। तो 2011 में 46 लाख आशंका जाहिर कर रहे हैं। नहीं, वो ये उस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये 2011 की तरह ही किया जा रहा है, इसका मतलब। और उस पर कुछ लोगों ने मतलब नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बोलते हैं उन लोगों ने भी उसको शेयर करते हुए उसका खबर को ये लिखा है कि ये सरकार सही नियत से कास्ट सेंसस नहीं करा रही है, और इस सरकार को तो कंपाइल करके बताना चाहिए कि भाई ये प्रमुख जातियां और इतनी जातियों में इतने लोग हमको इतने पाए गए। जैसे ये हुआ था कि पिछली बार का जो कास्ट सेंसस था उसमें कई इंटरेस्टिंग अजीबोगरीब बातें जो थी वो सामने आई थी कि एक तो कोई मास्टर सूची नहीं थी एन्यूमरेटर्स के पास। दूसरा एक जैसे एक उसमें एक उदाहरण दिया गया था कि केरल के मालाबार क्षेत्र की एक मापिला कम्युनिटी है, तो ये 40 अलग अलग स्पेलिंग में दर्ज हो गई थी और वो 40 अलग अलग जातियां मान ली गई। इस तरीके की चीजें उसमें होती हैं। उसमें एक महाराष्ट्र का उदाहरण दिया गया था कि महाराष्ट्र सरकार के पास आधिकारिक तौर पर SC, ST, OBC की अनुसूचित जाति की जो जातियां हैं वो 494 लिस्टेड है, लेकिन वहां कितनी जातियां पाई गई? 4,28,000 से ज्यादा। कितनी सरकार के पास लिस्टेड है? 494। ये तो इसको ऐसा कर सकते हैं ना कि राज्य सरकारों के पास अधिकृत सूची होती है और 99% ऐसी जातियां थी, 99% जिनकी आबादी 100 से भी कम पाई गई थी। अब वो कह रहे हैं कि इस बार भी यही होगा। नरेंद्र मोदी ठीक तरीके से, नरेंद्र मोदी सरकार कास्ट सेंसस नहीं कराना चाहती है। तो अब ठीक है, मान लिया क्योंकि दबाव पड़ा था, लेकिन अब अगर 2011 की तरह ही करना है तो फिर 11 वाले ही आंकड़े भी मान लेते। वो तो जारी नहीं हुए आज तक। इस बार जो है 40 सवाल जो हैं इस जो फॉर्म होगा उसमें होंगे, मतलब डिजिटली। अभी लद्दाख में तो जो है वो फिजिकल फॉर्म्स हैं, लेकिन डिजिटली भी अब देखना होगा कितने सवाल हैं। लेकिन लद्दाख वाले उसमें 40 सवाल लगभग पूछे जा रहे हैं जातियों को लेकर, तो उसके हिसाब से ही होगा। और उसमें खाली रखा गया है जाति का कि वो अपना भरे, वो आप में से। क्योंकि राज्यों के पास जातियों की सूची होती है एक तरह से मोटे तौर पे, और वो अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग होती है। तो उन सूचियों को कर ले और उसमें ये भी कहा जा सकता है भाई इसमें से आप शामिल हैं कि नहीं है, तो भी कुछ कम हो जाएगी मेरे ख्याल से कि उस। तो वही आरोप लग रहा है कि वो ऐसा नहीं कर रही सर। लेकिन जाति आप बनाइएगा तो फिर तो जिसकी जो मन करेगा वो लिखेगा। आप जाति बनाइएगा तो उपजाति भी लिखा, उपजाति लिखेगा तो उपजाति में भी उपजाति लिखेगा। ये मतलब इसमें आप रोक कैसे सकते हैं भाई? ये तो एक जो जाति आप कहते हैं उसी में कितने सरनेम्स आते हैं, आप उनको रोक पाएंगे क्या? और कोई अपने आप को कहाँ किस तरह से देखता है? एक ही जाति है, अलग अलग जगहों पर अलग हो जाती है, लिखते वो एक है, अलग अलग तरीके से हो जाते हैं। इसका तो तरीका यही था ना कि आप जिस संविधान की मूल भावना है वी द पीपुल ऑफ इंडिया करिए। जिनको आपको लगता है सामाजिक आधार पर डालना है उनको आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में डालिए, सारी बाकी जातियां खत्म कर दीजिए। आपको समाज के तौर पर पहचान करना है आप करते रहिए, लेकिन आधिकारिक तौर पर सरकार को ये नहीं करना चाहिए था। दुर्भाग्य से इसका कोई साहस नहीं कर सकता। फिर आप ये कहते रहिए कि 4,000 जाति है कि 4 लाख जाति है। नहीं तो उसको क्लासिफाई करे ना सरकार। सरकार कैसे कर सकती है? सरकार कैसे कर सकती है बताइए? वही तरीका है जिस राज्य में जितनी आपके पास। मैं कह रहा हूं जब आप जाति को कहते हैं आरक्षण देते हैं तो क्लासिफाई नहीं करते। सर इसीलिए कह रहा हूं फलाना जाति को आप आज सामान्य है, कल ओबीसी हो गई। जातियां इजाद तो की नहीं जा सकती। वो तो है नहीं, कुछ तो होके हुआ ही होगा, वरना तो इतने ऐसी कोई जाति का था नहीं। हिंदू धर्म में तो वर्ण व्यवस्था थी। नहीं तो वो क्लासिफिकेशन सरकार को ही करना पड़ेगा ना। सर जाति ये है, ये उपजाति है और इसमें ये अभी आरक्षण का लाभ भी आप दे रहे हैं, उसमें भी तो जाति एक जहां छोटा सा इलाका हो और मतदाता समूह से जुड़ा हुआ वो अपनी मांग को लेकर जाए तो सरकार उनको बदल पाएगी क्या? इनकी बात सुनिए, जिन्होंने कहा सरकार जब आरक्षण देती है तो ठोक बजा के वेरीफाई करती है ना कि तुमको हमारे पास तो ये 40 जातियां हैं, तुम इसमें आते हो कि नहीं आते हो? बस वैसे ही करते हैं सर। सरकार वो क्लासिफिकेशन करे सरकार, तो वो क्लासिफिकेशन तो अभी भी होता है। इसमें 4 लाख हो जाएंगे, फिर क्यों 4-4.5 लाख? आपने जो लिख दिया वो लिख दिया। नहीं, जो लिख दिया नहीं होगा। जाति तो आपको जो कहेंगे वो लिखना ही पड़ेगा ना। आप अगर एक कैटेगरी में भी डालेंगे, जैसे ओबीसी है ना कैटेगरी, कहां कैटेगरी में भी यदि वो कह दे कि ये जातियां लिखोगे, क्या आप इस जाति में है कि नहीं है? सर लेकिन वो तो वही आप या तो कहिए ना कि भाई जनरल हो गया ओबीसी हो गया, आप दोनों तरफ नहीं चल सकते। हाँ, जनरल ओबीसी। आप कहिए ना कि भाई हम भारत के लोग एक जाति हो गई खत्म काम, लेकिन आप डरते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। या कहिए सर शरारत नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियस नोट पे बात कर रहा हूं। सरकारें ये नहीं चाहती हैं कि आप जाति से बाहर आए, राजनीतिक दल नहीं चाहते हैं कि आप जाति से बाहर आए। वो जाति लिखवा रहे हैं तो लिखिए जाति जम के, जितनी ज्यादा हो सकता है लिखिए और लिखिए। भाई क्या करना है, सरकार का काम है, करेगी वो। बताइए समीर जी।
मतलब सरकार ने मान भी ली, लेकिन मतलब नतीजा ऐसा ही होगा जो जिसका कोई मतलब कोई उपयोग ही नहीं हो पाएगा। देखिए सरकार के लिए मजबूरी है, सरकार ने रोहिणी आयोग बिठाया था ना, तो रोहिणी आयोग का गठन किया था सरकार ने, उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सबमिट कर दी, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं हो पा रही अभी तक रोहिणी आयोग की रिपोर्ट। तो सरकार की मजबूरी है, सरकार तो ये भाई मधुमक्खी का छत्ता है, सरकार कभी इस मामले में छेड़खानी करेगी या इसमें कुछ सुधार लाने की कोशिश नहीं करेगी। सरकार जानती है कि इसमें जितना भी सुधार लाने की वो कोशिश करेगी, ठीकरा उसके सर फूटेगा कि सरकार लोगों की जाति छुपा रही है, लोगों का अधिकार से वंचित करना चाहती है, किसी को आरक्षण मिल रहा होगा तो उसे आरक्षण से बाहर करना चाहती है। तो सरकार कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे सरकार को कटघरे में खनने का काम विपक्ष को मिले। सरकार जिस दिन नहीं करेगी, विपक्ष कह देगा कि साहब देखो सरकार अभी आपको जाति से बाहर कर रही है, जाति का वर्गीकरण छोटा कर रही है, और उसके बाद 2000 में आरक्षण खत्म करने की सरकार तैयारी कर रही है, और उसी आधार पर जनगणना कर रही है कि आपकी जाति पता नहीं पड़ता कि आपकी जाति को खत्म करना चाह रही है। तो सरकार कभी नहीं करेगी, सरकार जानती है कि आसान नहीं है, लेकिन सरकार को पता है कि 40 लाख जातियां दर्ज हो गई है, इस बार 48 लाख दर्ज हो जाएगी, लेकिन सरकार की मजबूरी है कि भाई दर्ज कर लो, कोई अपने सर ठीकरा मत फोड़ो, बाद में देखेंगे क्या करना। थोड़ा सा एक लाइन में सरल करते हैं। समीर चौगांवकर जी, समीर चौगांवकर जी लिखेंगे चौगांवकर, क्योंकि ये गांव से किसी न किसी गांव से उठ के आए होंगे, तो हमारे यहाँ तो कैसे बना इसको थोड़ा और समझाते हैं। अब अंबेडकर जी हैं, उनको अंबेडकर नाम है, लेकिन वो ब्राह्मण थोड़ी ना है, वो दलित हैं, उनको नाम ब्राह्मण का सरनेम लिखेंगे अंबेडकर, लेकिन दलित। मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा त्रिपाठी, लेकिन ब्राह्मण हिंदू ऐसे लिखूंगा ना, तो कौन रेख लेगा? या तो आप कहिए कि हिंदू मुसलमान फलाना फलाना, या तो आप कहिए कि सामान्य ओबीसी एससी एसटी, इसके अलावा आप कहेंगे तो पंडोरा बॉक्स है, मुझे आप रोक नहीं सकते हैं। चलिए ठीक, आप उसमें मत लिखिए, हम बाहर कहेंगे। आपको बताएंगे सोनिया गांधी ने आज मनमोहन सिंह जी के बचाव में लेख क्यों लिखा, लेकिन उससे पहले आपको एक इंटरेस्टिंग खबर बताता हूं। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, मायावती जी के भतीजे हैं, उनके भाई के बेटे आकाश आनंद। आकाश आनंद जी की भूमिका अपनी पार्टी में घटती बढ़ती रहती है। जब मायावती जी का दिल से खुश होती हैं वो, हाँ वो पार्टी से अंदर बाहर भी होते रहते हैं। उनके ससुर साहब भी पार्टी से अंदर बाहर, आजकल शायद फिर बाहर हो गए, परमानेंट बाहर बोला भी तो। अच्छा, वो ऐसे पार्टी में लेती भी नहीं दोबारा वापस वो, फिर वो माफीनामा लिखवाती हैं, फिर माफीनामा सार्वजनिक होता है, उसके बाद फिर आदमी को दोबारा लिया जाता है। एनीवे, आकाश आनंद जी अभी फिलहाल चल रहे हैं पार्टी में, और उनको काफी भूमिका भी दी हुई है। तो वो उन्होंने भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जिक्र किया, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अंकल कहा। आप कहेंगे ऐसी इनकी कितनी उम्र है? इनकी उम्र शायद मेरे ख्याल में 30 साल की, 31 साल, 31वां साल चल रहा है इनका। राहुल गांधी जी 56 साल के हो गए, अखिलेश यादव जी उनसे 2-1 साल छोटे, 53 साल के, 53 साल के वो हैं। तो वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी तीनों पर हमला बोलते हैं। एक बार उन्होंने बीजेपी पर ज्यादा हमला बोल दिया था तो बाहर हो गए थे पार्टी से, ऐसा ही हुआ था ना सर, आगरा में, बिल्कुल कहीं ज्यादा कुछ बोल दिया था उन्होंने। तो अब उन्होंने ये कहा कि भाई मैं इनको अंकल क्यों नहीं कहूं। वो 30 साल का लड़का किसी 56 साल के आदमी को अंकल नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? राहुल अंकल है, वो आए थे हर मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बात करते हैं, परंतु जिन प्रदेशों में उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही है वहीं पर वो वही काम कर रहे हैं जो यहाँ भाजपा कर रही है। रही बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की, मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूँ। उनकी उम्र अब हो गई है, अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो मैं क्या कहूँगा? तो हमारे लिए तो बड़े अखिलेश अंकल हैं। देखिए, इसमें तो इस एक जो बात उन्होंने कही है, एक तो इसमें जीवन का सत्य है। हम सभी लोग उस उम्र के उस पड़ाव से गुजरे हैं। जब आपकी उम्र थोड़ा 40 के आसपास पहुंचने लगती है ना, तो अचानक बच्चे आपको अंकल कहने लगते हैं, तो बड़ा बुरा लगता है सबको। हमको भी लगता था सर। फिर वो धीरे धीरे आदत होती है, आदमी रियलाइज करता है, अंदर से उसको आत्मसात करता है, नहीं भाई हमारी उम्र अब वैसी हो गई है, अब आपको 15 साल का लड़का लड़की वो आपको अंकल ही बोलेगा, तो अब बुरा नहीं लगता, लेकिन पहले लगता था। अब वही है, अब राहुल गांधी जी को उन्होंने अंकल कह दिया,
तो अब राहुल को पता नहीं बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। बुरा तो अब भी लगता है, बोल कुछ नहीं पाते हैं। बस यही मैं कहना चाह रहा था। नहीं अब बुरा नहीं लगता। सर ये इसका मसला वो नहीं है जो अंकल कह रहे हैं, वो जेनजी वाला भी जेनजी वाला मसला है कि भाई हम अभी जेनजी हैं, हम आपके साथ वाले लोग हैं, ये जो लोग हैं वो बुजुर्ग लोग हैं, तो वो है। और इसको यदि पॉलिटिकल डिबेट के तौर पर भी देखें, मेरे को एक इंटरेस्टिंग लगा, एक तो क्या होता है इससे नई डिबेट शुरू होती है। अब ये नई डिबेट शुरू हुई कि भाई क्या है, तो क्या ये डिबेट वहाँ पहुँच रही है कि हिंदुस्तान को नए राजनेता चाहिए या नई राजनीति चाहिए। भाई यदि केवल उम्र से लोकप्रिय हो, उम्र से समझने वाला हो, तो नरेंद्र मोदी 75 साल के हैं और वो सबसे लोकप्रिय है युवाओं में। सही बात है। अभी भी एक सर्वे आया, उसमें आपने शायद बात भी की हाँ, थी, कल परसों भी बात की थी हम लोगों ने। तो वो तो इसका मतलब ये है कि क्या ये डिबेट में उन्होंने जो फेंक दिया कि जैन जी के जब मूवमेंट चल रहा है तो उनको अंकल बना दो, क्योंकि यूपी में वो 2 लड़के चल रहे थे ना अभी तक। हाँ। तो उन्होंने दोनों लड़कों को अंकल बना दिया यूपी की पॉलिटिक्स के हिसाब से। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि इस डिबेट के साथ ये शुरू किया जाए कि क्या जैन जी को नए राजनेता चाहिए या नई राजनीति चाहिए, और क्या आकाश आनंद या अखिलेश जी या राहुल जी या जो ये आपने मतलब मुझे जो लगता है, जो आपने दोनों शब्द कहा कि नए राजनेता या नई राजनीति, मुझे लगता है दोनों चाहिए। नए राजनेता इसलिए चाहिए कि कितना भी आप प्रयास करें, अगर आप नए नहीं हैं तो पुरानी राजनीति आपके ऊपर हावी होती है। नरेंद्र मोदी उसका अपवाद कहे जा सकते हैं कि बड़ी तेजी से उन्होंने अपने आप को बदला है। मतलब जिस तरह से उनकी उम्र बढ़ती रही तो अनुभव का इस्तेमाल उन्होंने खुद को कोर्स करेक्शन में किया, बदलने में भी किया, सब कुछ किया। लेकिन नए राजनेता भी चाहिए, नंबर 1। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से कह चुके हैं कि 1 लाख नौजवानों को हम अवसर देना चाहते हैं राजनीति में, देश भर में दिए जा सकते हैं। अब उसका दूसरा पहलू है जो ज्यादा कठिन है, ज्यादा मुश्किल है, जो आपने कहा कि नई राजनीति भी चाहिए क्या। तो नई राजनीति का पहला तो आएगा, उसमें आकाश मिसफिट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी बुआ जी की वजह से आ रहे हैं। वो भी मैं बात कर रहा था कि ये आप समझिए नई जो पीढ़ी है वो ये जो दोनों को जिन्होंने अंकल कहा, उनका सेम बैगेज इनका भी है। नए राजनेता कहेंगे तो आकाश को पूरे फुल मार्क्स हैं, नंबर है। नई राजनीति कहेंगे तो सारी परिवारवादी राजनीति के खिलाफ देश का नौजवान बार बार रिएक्ट करता है, गुस्सा आता है। वो कहता है ये क्या तरीका हुआ यार, ये विधायक जी हैं, इनके 3 पीढ़ी से विधायक, इनके 3 पीढ़ी सांसद, इनके यहाँ ही घर में है, इनके यहाँ पार्टी चलती है। और सचमुच अगर आप जिलों में जाए ना तो लगभग सभी पार्टियों में होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी उसका अपवाद रही, क्योंकि वहां कैडर बेस्ड पार्टी तो बार बार बदलती है। कम्युनिस्ट अपवाद रहे, लेकिन कम्युनिस्ट तो बचे ही नहीं है, तो उनकी चर्चा क्या करें, लेकिन वो अपवाद रहे, वो भी भाजपा की तरह। लेकिन मुश्किल क्या है कि अब यहां भी थोड़ा लंबा हो गया तो सत्ता के साथ 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी के विधायक तो मिलने ही लगे हैं। तो ये नए राजनेता और नई राजनीति, यंग लीडरशिप तो चाहिए। देखिए विश्व भर में अगर आप सारे नेताओं को देखेंगे तो मुझे लगता है ज्यादातर नेता 50, 55, 60 से ऊपर है। ऊपर विश्व भर नहीं सर, सब जगह बहुत रेयर कोई होगा काम करता है, जो कोई बहुत रेयर होगा जहां पे कोई 40 साल का या से मतलब किसी भी देश की जो टॉप लीडरशिप होती है वो थोड़ी वो मैच्योर एज ग्रुप की होती है। सर वो इतना तो और ये होगा ही ना, कहना पहुंचने के लिए देखिए, ये कहना कि कोई यंग लीडर जो है वो बेटर कंट्री चला सकता है, मैं नहीं मानता हूं। नहीं देखिए इसमें राजनीति में जो है वो परिपक्वता और बिल्कुल ही चाहिए होता है। और मेरे ख्याल से वो चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे बाकी विश्व भर के नेता हो, वो बहुत पॉपुलर इसीलिए रहते हैं क्योंकि वो परिपक्व हैं अपने जो कार्य करते हैं। सर हमारे जैसे देश को तो एक बहुत ही मैच्योर और मैं तो सीनियर एज ग्रुप का ही आदमी चलाना चाहिए, मेरा ये मानना है। नहीं, आपका देश ऐसा नहीं है, इतना बड़ा देश, इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं हमारे। पॉलिटिकल फाइट को आप देखेंगे तो वहां तक पहुंचने में वैसे भी आपको इतना लंबा समय तो चाहिए। केवल डिनेस्ट में जो होंगे वही कम उम्र में आ सकते हैं, जैसे आकाश आनंद आ गए हैं, या अखिलेश जी आ गए हैं, या राहुल जी आ गए हैं, या अभिषेक बनर्जी आ गए हैं। अब इसके अलावा बताइए जो डेनेस्ट में नहीं है, तो जितने लोग होते हैं वो किसते पहुंचते हैं, 60 साल लग जाते हैं सबको वहां पहुंचने में। प्लीज अंकल से आप लोग बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं। अगली खबर आपको बताता हूं। समझिए आपको तो नहीं अंकल पे कुछ बोलना नहीं, वो हर्ष जी ने राहुल जी के लिए अंकल बोलते हैं। मैं बार-बार कह रहा हूं कि अंकल से ऐसी बात नहीं करिए आप लोग, प्लीज थोड़ा सा आगे बढ़िए। किन से? मैं तो समीर जी से बात कर रहा था। सॉरी सर, हमारे कोई ज्यादा अंतर नहीं है, मतलब मैं किसी को अंकल कहने वाले इस ग्रुप में नहीं हूँ, सॉरी। अगली खबर आपको बताते हैं। आज सोनिया गांधी जी मान रहे हैं कि वो कह सकते हैं किसी को, किसको? हर्ष जी अपने आप को मान रहे हैं, चिर युवा है ना ये भी। तो ये तो सोनिया गांधी जी ने एक लेख लिखा है, हिस्ट्री विल इंडीड रिमेंबर डॉक्टर मनमोहन सिंह काइंडली, कि इतिहास मनमोहन सिंह जी के प्रति काफी उदार रुख रखेगा। हुआ क्या है, अभी 29 जुलाई को ही एक कोर्ट का आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कोल ब्लॉक कैलकुलेशन केस में, जिसको स्कैम कहा गया था, उसमें उनको क्लीन चिट दे दी है। तो वो लिख रही हैं कि एक लॉबी थी
उसने बड़े वेल ऑर्गेनाइज तरीके से एक विछंट किया उनके खिलाफ, मनमोहन सिंह के खिलाफ। वो यूपीए 2 का काल था ना, अब याद कीजिए, जो 2009 से 14 का काल था, 2011 से समझिए, 11 से, मतलब 2014 यूपीए 2 है, लेकिन वो 11 से ये सारे शुरू। 2G, CWG, कोल स्कैम, ये सारे एक के बाद एक बम फूटे थे, और वो ऐसे चिपके उस सरकार के ऊपर कि वो ऐसा माहौल बन गया था कि बड़ी भ्रष्ट सरकार है ये। तो वो उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह को जिस तरीके से उनको घेरा गया, उन्होंने कहा वो लॉबी थी जिसके अंदर ब्यूरोक्रेसी के लोग थे, मीडिया के लोग थे, जुडिशरी के भी लोग थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, और आरएसएस बीजेपी तो थी ही। और अब आज डॉक्टर सिंह का नाम इस पूरे मामले से क्लीन चिट के साथ जो है वो बाहर आ गया है। फिर उन्होंने उसमें प्रधानमंत्री के उस भाषण का भी जिक्र किया है जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था 2017 में, ये जो लाइन आप बोल रहे हैं वो उनकी खुद की लाइन है। अब वो बता, उन्होंने, प्रधानमंत्री ने ये कहा था, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रेनकोट पहनकर नहाने की कला केवल मनमोहन सिंह जी को आती है, तो उन्होंने उसका भी जिक्र किया है। तो आज वो क्या कहेंगे, ये तो आप जो सर कह रहे थे, मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था अपने बारे में कि हिस्ट्री विल रिमेंबर मी, विल बी काइंड टू मी, कि भाई जब आगे जाकर के, और लेकिन सर उन्होंने ये भी तो कहा था कि मिलीजुली सरकारों के कुछ वो भी होती हैं, क्या कोलिशन गवर्नमेंट से कुछ मजबूरियां होती है, गठबंधन खैर नहीं में। और उसमें फिर बहुत सारी बातें कि उन्होंने बताई हैं कि मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में 10 साल उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कौन कौन से अधिकार देश को मिले, राइट टू फूड सिक्योरिटी की वो बात कर रही हैं, मनरेगा की उन्होंने बात की है तमाम, और RTI की बात की है उन्होंने। वो कह रही हैं कि भाई, और फिर 2008 का जो पूरा विश्व में जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उसमें उन्होंने कैसे देश को उससे बाहर निकाला। तो वो बता रही है। अच्छा, अच्छी बात एक ये है क्योंकि गांधी परिवार पर यह भी आरोप लगता है कि वो कभी किसी को ड्यू क्रेडिट नहीं देता, अपनी ही पार्टी के लोगों को, जैसे नरसिम्हा राव जी का नाम लिया जाता था, मनमोहन सिंह जी की भी लोग बात करते थे। तो सोनिया जी ने मनमोहन सिंह जी को याद किया। मनमोहन सिंह जी के लिए तो उनका स्नेह रहा, और वो हमेशा जब प्रधानमंत्री बनाने की बात आई तो 2004 में भले ही प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन 98 के बारे में भी उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में पहले भी देखिए सोनिया गांधी का इसमें एक लाइन में एक बार समीर जी की बात आ रही है सर, इस पर आप लोग बात करते हैं। जी समीर। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि मनमोहन सिंह एक बहुत मतलब विद्वान आदमी थे, बढ़िया आदमी थे, सौम्य आदमी थे, बहुत डिसेंट है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर अच्छा आदमी अच्छा राजनेता बने। उनके राजनेताओं के गुण नहीं थे, एक बेहतर इंसान थे और लंबा अनुभव रहा। सिर्फ 2004 में प्रधानमंत्री बने ये एक उनकी उपलब्धि नहीं थी, उसके पहले भी वित्त मंत्री के रूप में उनकी जो उपलब्धियां रही है, तमाम जगह उन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया है, निश्चित रूप से उनके कार्यकाल में जो तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और ये तो लगेंगे ना। आप अगर देश के प्रधानमंत्री और आप अगर सरकार चलाने में आपके जो सबऑर्डिनेट मंत्री है, आपके मंत्रिमंडल के लोग अगर वहाँ पर मनमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसका तो विपक्ष उस पर आपको आरोप लगाएगा। उसमें यह कह देना कि भाई मैं व्यक्तिगत रूप से ईमानदार हूँ तो मैं इससे बरी हो जाऊँ और बाकी लोग उसमें फंसे। मुझे लगता है उस समय जो 2004 से लेकर 2014 तक का जो कार्यकाल रहा, और दूसरा कार्यकाल जो माने वो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि एक बुरा कार्यकाल मनमोहन सिंह का रहा, जिसके अंदर वो काफ़ी असहज महसूस किया उन्होंने अपने आप को। उनको लगा कि भाई सोनिया गांधी का बहुत प्रेशर है। राहुल गांधी भी तब तक सरकार में बहुत हस्तक्षेप करने लगे थे, हालांकि 2004 में राहुल गांधी का इतना नहीं रहा। 2009 के बाद राहुल गांधी का हस्तक्षेप बढ़ा, सोनिया गांधी का हस्तक्षेप रहा। रॉबर्ट वाड्रा के कई ऐसे सौदे रहे होंगे जो मनमोहन सिंह को मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा होगा कि रॉबर्ट वाड्रा के लिए, प्रियंका गांधी के लिए इसको अनुमति दो। सरकार के अंदर तमाम ऐसे लोग थे जो चाहते होंगे कि भाई भविष्य में हम प्रधानमंत्री बने 2014 के बाद, तो फिर प्रणब मुखर्जी हो या तमाम जो चिदम्बरम हो या तमाम लीडर उनके दबाव रहे होंगे, तो उसके बाद भी उन्होंने जो सरकार चलाई, और सोनिया गांधी का भरोसा उनके ऊपर हमेशा बना रहा। ये एक बड़ी बात है। इतना होने के बाद भी कभी भी सोनिया गांधी का उन्होंने भरोसा नहीं खोया, और सोनिया गांधी ने उन्हें लगातार 10 साल प्रधानमंत्री देश का बना के रखा। ऐसी कई बार स्थिति आई और सोनिया गांधी से कहा गया कि भाई इनके इसमें हम चुनाव नहीं जीत सकते, प्रधानमंत्री आप बदल दीजिए, दूसरे को प्रधानमंत्री बना देंगे। कभी सोनिया गांधी ने शायद ये कोशिश भी नहीं की कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, या प्रणब मुखर्जी को बहुत इच्छा थी कि अंतिम समय में प्रधानमंत्री बन जाओ चुनाव के पहले, तो शायद वो जब प्रणब मुखर्जी को लगा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता हूं, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा, फिर वो राष्ट्रपति देश के बने। तो मुझे लगता है कि तमाम आरोपों के बाद भी, तमाम साजिशों के बाद भी सोनिया गांधी का मनमोहन सिंह के ऊपर एक अटूट विश्वास बना रहा, और ये इसका कारण ये भी था कि सोनिया गांधी जानती थी कि भाई मनमोहन सिंह से बड़ा यश में उनको कोई मिलने नहीं वाला है। ठीक है, वो जो कहेंगे वो वही करेगा। तमाम आज उनके इस आर्टिकल का लिखने का मकसद यह है कि मनमोहन सिंह स्टैंड्स विंडिकेटेड। हाँ, वो है, उसी के लिए लिखा है। बिल्कुल। 2017 में अगर आपको जो 2G स्कैम है उसके सारे एक्यूज छूट जाते हैं, बरी हो जाते हैं, उसके बाद अब जो है कोल स्कैम में सब कुछ बरी। थोड़ा बताइए ना कि क्या हुआ, क्या मतलब उन मुकदमों का हो क्या गया? सब बिल्कुल CBI प्रूव नहीं कर पाई कुछ भी।
अगर सीबीआई यहां तक के इसमें तो शायद क्लोजर रिपोर्ट लगाई। हाँ बिल्कुल, बिफोर्स में भी आप कुछ प्रूव नहीं कर पाए। अगर अभी बिफोर्स में आखिरी प्ली अभी खारिज हो दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि बनता है उनका ये बोलना कि मनमोहन सिंह जो है वो बेहतर प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह का देखिए 2008 का अगर आप अनुभव देखें, जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील वाला हो रहा था, तो लेफ्ट का क्या रुख था? लेफ्ट तो यहां तक आ गई थी कि आपकी सरकार गिरा देंगे। तब भी वो छोड़ ही दिया था ना उन्होंने। तो जो है वो उसमें भी वो सेल करके ले गए ना सरकार को। दूसरा जो पूरा वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आया उसमें भी वो भारत को उबार के ले गए। तो कैसे माना जाए कि वो प्रधानमंत्री गलत थे? तो सर एक लाइन जोड़ देता हूँ, मनमोहन सिंह की सबसे अच्छी परिवारवाद में वो भी नहीं पड़े सर। वो चाहते तो अपनी बेटियों को भी राज्यसभा या कुछ बना देते। परिवारवाद की राजनीति में कम से कम मनमोहन सिंह भी नहीं पड़े। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उनकी। बोलिए त्रिपाठी जी। सर, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का प्रिय होना बड़ा अच्छा होता है। मंत्री बन जाता है आदमी, ताकत मिल जाती है, कई बढ़िया पोस्ट मिल जाती है। पहली बार था कि किसी का प्रिय प्रधानमंत्री बन गया। सोनिया जी को एक प्रिय प्रधानमंत्री मिल गया। लोकतंत्र को इतना अंडरमाइन अगर किसी के शासनकाल में किया तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। शानदार वित्त मंत्री थे, इसमें कहीं कोई संदेह है ही नहीं। बहुत गजब के वित्त मंत्री थे वो। लेकिन सारा वित्त मंत्री के तौर पर उनका अर्थशास्त्र का ज्ञान वो कहां चला गया? 2004 से 2014 के दौरान कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं लागू कर पाए। वो जिनको वो उपलब्धियां बताते हैं वो तो नेहरूवियन सोशलिस्ट थियरी का पहले से देश में चल ही रहा था, जिसको कहते हैं आज अनाज दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। और इस देश में क्या जो एक ट्रेन चल रही थी तरक्की की रफ्तार, जो 91 वाली नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते इन्होंने ही शुरू किया था। इंस्पेक्टर राज, लाइसेंस राज को खत्म किया, फ्री इकोनॉमी कर दी, शानदार देश चलने लगा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सारे रिफॉर्म हुए। मतलब मोस्ट रिफॉर्मेटिव अगर कोई गवर्नमेंट रही, बेस रखा नरसिम्हा राव के समय में, तो अटल जी के समय में पावर, टेलीकॉम, रेलवे, रोड, सब कुछ। इस देश में किसी नेता को अटल जी के पहले सूझा ही नहीं कि आपको 4 मेट्रो जाना है तो सड़क से चल के जा सकते हैं। सड़क ही नहीं थी, सीधे जा ही नहीं सकते थे। लेकिन मनमोहन सिंह ने क्या किया? सारा चौपट कर दिया, सारी इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया, पॉलिसी पैरालिसिस कर दिया, जिसको लोग लॉस्ट डेकेड कहते हैं। मैं उसको एक दूसरा नाम देता हूं, स्पीड ब्रेकर डेकेड है भारत के लिहाज से। क्यों? क्योंकि आपने सारी इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया, सारी पॉलिसी को ध्वस्त कर दिया। आप सबका सब आपको लगा 60,000 करोड़ का, और जो घपले घोटाले थे वो 2004 से शुरू हो गए थे। 11-12 तक नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। 9 के बाद तो आंदोलन शुरू हो गया था, जिसके बाद कॉमनवेल्थ कब हुआ था? 2008 में हुआ था। 10 में 2010 में। तो और ये पूरा कोलगेट तो 2004 से 9 वाला एलोकेशन का है ना। अच्छा, और दूसरी जो बहुत जरूरी बात है, जैसे नो वन किल्ड जेसिका, वैसे ही इस देश में न कोल स्कैम हुआ, न टेलीकॉम स्कैम हुआ, न 2G स्कैम हुआ। सबका सब बाकायदा इसलिए पकड़ा नहीं जाता। और ये तो हम कहते हैं किसी भी बड़े नेता को कहां आज तक सीधे सीधे कोई बहुत बड़ी सजा मिली हो या कोई दोषी ही हो गया हो। कुछ एक मामलों को छोड़ दीजिए, लालू जी भी आज तक दोषी नहीं हुए भाई। बढ़िया वाली लग्जरी में जाते हैं तो कन्विक्टेड है। हाँ, ये आप कह रहे हैं अभी किसी राजद प्रवक्ता के सामने कहिएगा तो बताएगी कि ये तो निचली अदालत है ना सर, अभी तो ऊपर की अदालत है, छूट जाएंगे। और ये जो मामला दो बातें हैं, इसको एक लाइन में जोड़ दूं। ये जो क्लोजर हुआ है, चूंकि मनमोहन सिंह जी नहीं रहे, अब उस पे आगे क्या हो सकता है? क्लोजर रिपोर्ट इस वजह से लगाई गई। और दूसरा जिसको कह रहे हैं कि आप सीधे जब नहीं जोड़ पाते हैं कोई चीज, तो फिर उसको आप कह देते हैं कि इसको हम पूरी तरह से बंद कर दे रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, किसी एक राजनेता के खिलाफ बताइए जो भ्रष्टाचार। दो बातें ना त्रिपाठी जी, किसी कोई नेता गिल्टी प्रूव हुआ, ये एक बात है। स्कैम प्रूव हुआ क्या? सर स्कैम प्रूव हुआ, स्कैम प्रूव हुआ है। मैं पूछ रहा हूं, इसको पूरे स्टडी बता देता हूं। नहीं प्रूव हुआ कोल स्कैम को मैं पूरा बता देता हूं। 2G खास तौर पर अभी कोल स्कैम की बात कर देखिए, CWG तो प्रूवन साहब था। क्या 2G और कोल प्रूव हुआ? एक लाइन में बोलूं तो सारा खेल क्या होता है ऐसे मामलों में स्कैम का? सरकार में बैठे लोगों ने किसी अपने को नियम कानून को धता बताकर बाजार के मूल्य से बहुत नीचे पर दे दिया। इसको स्थापित करना और इसको साबित करना ये बड़ी टेढ़ी खीर होती है। कोल स्कैम में भी यही हुआ। 2G स्कैम बाद में कह दिया गया, और वो तो आपको सिब्बल साहब की वो याद होगी ना, जीरो लॉस थियरी, कुछ हुआ ही नहीं। तो आप चूंकि कानूनी दायरे अलग हैं, और अगर आप लोग कह रहे हैं तो हम भी मान लेते हैं सर, सब लोग कह रहे हैं। चलिए सर, अच्छा आप बोल लीजिए। भ्रष्टाचार ही नहीं, ठीक है, भ्रष्टाचार है। कोल स्कैम पर मैं बोल देता हूं, बहुत स्पष्ट बात। 2-3 बातें समझ लीजिए। एक तो जिस व्यक्ति ने ये कोल स्कैम को उजागर किया या एग्जेजरेट किया, वैसे तो वो पूरा केस ही एग्जेजरेशन का है,
स्कैम तो है ही नहीं उसमें, एग्जेजरेशन का है। उन्होंने कोर्ट में माफ़ी मांगी और उस आदमी ने माफ़ी मांगी जिसने लिखा कि किताब लिखी कि जस्ट नॉट एन अकाउंटेंट। तो वो अकाउंटेंट के तौर पे भी फेल हुए और सीएजी के तौर पे भी फेल हुए। और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि कोई सीएजी अपने फैसले पर कोर्ट में जाकर माफ़ी मांगे। बड़ी बात थी वो। दूसरी बात और मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं केस पर नहीं जा रहा, केस में मेरे को एक एक स्टेप पता है इसका, लेकिन जो आखिरी जो कील है इसकी, नेल जिसे आप कहते हैं, एक तो मनमोहन सिंह पर ऐसे बोलना ही उनके लिए अन्याय है, लेकिन जो नेल इस पर फाइनल जो क्लोजर हुआ वो हुआ मोदी सरकार के कोल सेक्रेटरी अनिल स्वरूप ने लिखा। और उन्होंने लिखा कि ये सारी गड़बड़ जो सीएजी है उन्होंने की है, उन्होंने इस पूरे केस को नहीं समझा, कोल ब्लॉक को नहीं समझा, आवंटन को नहीं समझा और पूरी तरह से। और आप सोच लीजिए ना, अनिल स्वरूप को कोल सेक्रेटरी नरेंद्र मोदी की सरकार के हैं जिन्होंने 2 साल बाद इस पर रिपोर्ट दी है, क्लोजर रिपोर्ट। और दूसरी बात, विनोद राय को माफी मांगनी पड़ी जिन्होंने ये रिपोर्ट दी है, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके बाद भी आप नहीं मानना चाहते तो ठीक, सारे पक्ष आ गए, दोनों पक्ष आ गए। पहली बात ये कि क्योंकि मनमोहन सिंह की डेथ हो गई इसलिए ये खत्म हुआ, ये गलत है। उसमें बाकायदा मुकदमे में ये बात आई कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, उनका कोई रोल नहीं था। और दूसरी बात ये है कि अगर ये हम इस तरह से अन्याय हो जाएगा मनमोहन सिंह के साथ, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस सरकार अच्छी थी, मैं नहीं मानता अच्छी थी, लेकिन मनमोहन सिंह के साथ इस तरह से अन्याय हो जाएगा। 7.7 एवरेज जीडीपी थी 10 सालों में, ठीक है। बट आपने अगर राइट टू इंफॉर्मेशन, मैं बता रहा हूं, मनरेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, फॉरेस्ट राइट एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, सारा के सारा, मतलब मैं गिना सकता हूं, एक लंबे रिफॉर्म जो हैं वो मनमोहन सिंह के समय में हुए। सर प्लीज सर, कम से कम मेरे सामने मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, रिफॉर्म मत बोलिए उसको, रिफॉर्म ही है ना। आप कह दीजिए मनमोहन सिंह के समय सारे में इकोनॉमिक नहीं होते, समाजवादी विचारधारा के बहुत सी ऐसी चीजें थी, वो आप मैं मान लूं, लेकिन जब आप कहते हैं कि रिफॉर्म है, देश को पीछे ले जाने वाले रिफॉर्म हो जाएंगे, क्या सोशल रिफॉर्म नहीं है सर? सोशल रिफॉर्म नहीं है सर, आपको मैं आपको याद दिलाता हूं, देखिए राइट टू एजुकेशन रिफॉर्म नहीं है, 12 साल से चला रही है, मनरेगा रिफॉर्म नहीं है, फूड सिक्योरिटी रिफॉर्म नहीं है, फूड सिक्योरिटी पॉपुलिस्ट मेजर है, दोनों का फर्क अंतर समझ लीजिए सर। फिर तो सारे टेलीविजन पर बात कर रहे हो, लोग गलत समझेंगे। सर ये गलत हो जाएगा, सर ये गलत हो जाएगा। सर ये सरकार भी अगर राशन दे रही तो रिफॉर्म नहीं है सर। अरे भाई सोशल रिफॉर्म होता है किसी चीज के पॉलिसी मैटर पे जो राइट टू एजुकेशन समय भी नहीं है, सोशलिस्ट मेजर को रिफॉर्म मत कहिए, वो ये कह रहे हैं। बस यही मेरी एक लाइन की, इकोनॉमिक रिफॉर्म थोड़ा होते हैं, सोशल रिफॉर्म भी होते हैं सर। लेकिन मैं फिर वही आरटीआई रिफॉर्म नहीं है, मनमोहन आरटीआई रिफॉर्म है, बिल्कुल है। राइट टू एजुकेशन रिफॉर्म नहीं है, राइट टू एजुकेशन भी है सर। आप दोनों को फिर जोड़ दे रहे हैं। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल का बताइए नहीं, ये आप एनएसी के काम गिना रहे हैं। मनमोहन सिंह के कार्यकाल का सर अनडेमोक्रेटिकली थोपी गई नेशनल एडवाइजरी कमेटी के काम आप गिना रहे हैं। आप लोग पता नहीं किसे, आप लोग मतलब जो बात कर रहे हैं, अब जो अच्छा है तो उसको अच्छा बोले ना, इंप्लीमेंट तो मनमोहन सरकार ने किए थे। सर मैं फिर राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, ये सब मैं मान रहा हूं, तो मनमोहन सिंह सरकार के फैसले। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि आप नेशनल एडवाइजरी कमेटी के सोशलिस्ट मेजर्स को रिफॉर्म के तौर पर प्रस्तुत कीजिए। वो 10 साल देश की अर्थव्यवस्था रुक गई, पीछे चली गई। और एक एजुकेशनल रिफॉर्म आजकल हो रहे हैं, कल्चरल रिफॉर्म, हिस्ट्री चेंज हो रही है, उसको नरेंद्र मोदी सरकार की बजाय संघ का माने। जब ये कहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ, तो देश में सर्वाधिक इन्फ्लेशन रेट मनमोहन सिंह के समय में रहा है, सर्वाधिक इन्फ्लेशन। और जीडीपी जो जोड़ी जाती है वो इन्फ्लेशन को माइनस करके जोड़ी जाती है। आप तो हमारी सब तनख्वाह बढ़ गई 2 रुपया। आप तो इकोनॉमिक्स जानते हैं एंड के सालों में, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी 2007-2008 की जो पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था डाउन थी, उस वक्त क्यों नहीं बात करते हैं? सर बेस उठाकर देख लीजिए, नहीं बात करिए ना। 2004 तक की अटल जी की सरकार थी, उसके आधार पर 8 तक 2008 में विश्व की अर्थव्यवस्था गिरी हुई थी, भारत गिर गया क्या? समीर जी आप मेरी कोई मदद नहीं करेंगे आज? नहीं सर, अब इतना डिस्कशन हो गया, अब तो टाइम भी हो गया। नहीं, मनमोहन सिंह जी के 10 साल लॉस्ट डिकेड या रिफॉर्म की डिकेड? मिला जुला रहा सर, दोनों रहा। उनको विलेन कहना तो गलत है, दोनों मैं नहीं मान सकता। मतलब उनके साथ विलेन क्यों कहना? इतने बड़े आदमी को उसकी नीतियों से बात करें ना। हाँ तो नीतियों पे तो नीतियां नहीं रही ना, इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमी में कोई इंपैक्ट ही नहीं। रघुराम राजन ने कहा कि उस वक्त सबसे ज्यादा बैड लोन रहे। अब ये रिफॉर्म है या क्या? आपके यहाँ पे लोन नहीं है जो आपने राइट ऑफ किए। सर मैं फिर कह रहा हूं, आपके और उसके हमारे थोड़ी ना हो कोई। हम अभी अब देखिए आप तुरंत आ गए ना सर, मनमोहन सिंह पे बात है। रघुराम राजन बैंकिंग में तो काफी कुछ सर हुआ है। अभी रघुराम राजन गवर्नर कितने लाख करोड़ के राइट ऑफ किए लोन? सर बात वो छोड़िए ना, वो चलिए अच्छा चलिए चलिए कोई अभी बात ऐसे नहीं। एक्चुअली सबकी अपनी अपनी राय है।
जिन्होंने वो 10 लेकिन साल कोल कवर स्कैम- किए हैं कोल ना, स्कैम वो- पर ये मैंने बिल्कुल आज वो बात आज बताई समय है। नहीं है, किसी दिन इस पे बात करेंगे। ठीक, आराम से इतनी करेंगे। खराब हालत यूपीए के शासनकाल ठीक है, में, मेरे पास अभी भी आंकड़ा है, अगर 5 मिनट होता तो मैं फिर नहीं दे नहीं सर, अभी दूंगा। तो अभी आज बिल्कुल इतनी समय बुरी नहीं है। हालत बैंकिंग की बहुत है, शुक्रिया बर्बाद कर दिया बैंकिंग त्रिपाठी को। जी, विजय जी, राहुल जी, समीर जी, बहुत शुक्रिया।